रसोईघर का दरवाजा बस थोड़ा सा खुला था, जिससे गलियारे से एक सफेद और ठंडी रोशनी अंदर आ रही थी। अंदर सूखी मसालों, ताजी पिसी हुई कॉफी और उस चुप्पी की गंध थी जो बहुत बड़े घरों में तब होती है जब सब सो रहे होते हैं। वहां जमीन पर बैठी, अपनी पीठ फर्नीचर से सटाए, जैसे लकड़ी में समा जाना चाहती हो, राधा देवी नौकरानी थी। उसने गहरे रंग की साड़ी और सफेद एप्रन पहना था। बाल एक साधारण जालीदार टोपी के नीचे बंधे थे और उसकी आंखें झुकी हुई थीं, अंदर धंसी हुई थीं। ऐसी उदासी थी जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। उसके कांपते हाथों में चावल और दाल की एक प्लेट थी, रात के बचे हुए खाने के टुकड़े जो किसी ने घंटों पहले एक चांदी की थाली में छोड़ दिए थे। एक चम्मच से वह दानों को ऐसे अलग कर रही थी जैसे कोई सिक्के गिन रहा हो। वह धीरे धीरे खा रही थी, न कि नजाकत से बल्कि डर से। इस डर से कि आवाज उसे धोखा दे देगी, इस डर से कि यह छोटी सी राहत बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। गलियारे के दूसरे सिरे पर, उससे कई कदम दूर, राजवीर सिंह, गहरे सूट में एक उद्योगपति, रुक गया था, जैसे उसके अपने घर के संगमरमर के फर्श ने उसे गर्दन पर वार किया हो। राजवीर ऐसा आदमी नहीं था जो स्थिर रहने का आदी हो। मुंबई में उसका नाम सम्मान और सावधानी से लिया जाता था। कई कंपनियों का मालिक, निवेशक, अक्सर ऐसे आयोजनों में आमंत्रित किया जाता था जहां फ्लैश आंखें चौंधिया देते हैं और मुस्कुराहटों का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन इस पल में, हाथों को शरीर के सामने जोड़े और जबड़े को कसा हुआ, राजवीर अपनी हवेली में एक अजनबी लग रहा था। वह पानी का गिलास लेने के लिए नौकरों के कमरे में आया था, क्योंकि अनिद्रा उसे परेशान कर रही थी। और उसे यह असंभव दृश्य मिला। एक महिला छिपी हुई खाना खा रही थी जो उसके लिए नहीं था, उस हावभाव के साथ जैसे वह अपने अस्तित्व के लिए माफी मांग रही हो। राधा ने उसे देखने से पहले ही उसकी मौजूदगी महसूस कर ली थी। कुछ निगाहें भारी होती हैं। उसने अपना सिर बस कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठाया ताकि उसकी आंखों की नम चमक उस आदमी की छाया से मिल सके। वह जम गई। चम्मच हवा में रुका हुआ था, उसका गला सूख गया। मालिक, उसने फुसफुसाया, और उस शब्द में उसकी सारी बची हुई गरिमा चली गई जिसे वह अभी भी बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। राजवीर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। खामोशी एक कसे हुए तार की तरह खिंच गई और एकमात्र संगीत पीछे से फ्रिज का बेजान गुनगुनाना था। तुम यहां क्या कर रही हो? उसने अंत में पूछा, ऐसी आवाज में जो उसने खुद को किसी बोर्ड मीटिंग में भी अनुमति नहीं दी होगी। राधा ने घूंट भरा, प्लेट की ओर देखा जैसे खाना ही वह सब कुछ समझा सकता था जो वह कहने की हिम्मत नहीं कर रही थी। फिर उसने अपनी उंगलियों से चीनी मिट्टी के बर्तन के किनारे को ऐसे कस कर पकड़ा जैसे वह कोई जीवन रक्षक हो। माफ करना, मैं परेशान नहीं करना चाहती थी बस। उसके होंठ कांपे। बस भूख लगी थी। भूख शब्द हवा में तैरता रहा, बदसूरत, असहज, एक महंगी कालीन पर दाग की तरह। राजवीर ने इसे ऐसे सुना जैसे यह एक आरोप हो। उसके खिलाफा नहीं, कम से कम जोर से नहीं, लेकिन उसका घर, उसकी व्यवस्था, उसका सही क्रम, सब कुछ अचानक झूठ लगने लगा। राधा ने अपनी नजरें झुका लीं, सामान्य वॉर, एक डांट, एक धमकी, तिरस्कार भरी नजर की उम्मीद में। अपना सामान उठाओ और चली जाओ। उसने यह सब पहले भी अनुभव किया था, अन्य घरों में, अन्य शहरों में। उसने दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे में काम किया था। हमेशा वही विशाल दरवाजे, अदृश्य नियम और लोग जो कभी तुम्हारी आंखों में नहीं देखते। सहज प्रवृत्ति से उसने चम्मच को कसकर पकड़ लिया, जैसे वे उसे छीन लेंगे। राजवीर ने एक कदम बढ़ाया, फिर दूसरा। गलियारे की रोशनी ने उसे मसालों के जार और आकार के अनुसार रखी बोतलों से भरी अलमारियों के सामने खड़ा कर दिया। जब वह करीब आया तो उसने देखा कि राधा हताशा से नहीं बल्कि सावधानी से खा रही थी, जैसे कोई शांति के एक टुकड़े को लंबे समय तक बनाए रखने की कोशिश कर रहा हो। उसने उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे, उसकी उंगलियों के सूखेपन, वर्दी की आस्तीन पर कटे किनारे भी देखे। ऐसे विवरण जो कभी दिखाई नहीं देते जब कोई ऊपर रहता है, जहां समस्याएं स्क्रीन पर संख्याएं होती हैं। राधा, उसने कहा, और उसका नाम लेते हुए अजीब लगा, जैसे उसने उसे कभी जोर से नहीं कहा था। तुम यह कब से कर रही हो? उसने फिर से घूंट भरा। शर्म उसके गले तक बुखार की तरह चढ़ आई। हमेशा नहीं, मालिक, बस इन दिनों, उसने स्वीकार किया। कभी कभी मुझे पूरा नहीं पड़ता। राजवीर ने अपनी भौहें सिकोड़ी, इसलिए नहीं कि उसे विश्वास नहीं हुआ, बल्कि इसलिए कि उसका दिमाग अनुबंधों को बंद करने और जोखिमों का अनुमान लगाने के लिए प्रशिक्षित था। यह नहीं जानता था कि इस वास्तविकता को कहां रखा जाए। तुम्हें पूरा नहीं पड़ता, उसने दोहराया, जैसे यह किसी और भाषा का वाक्य हो, जो हम तुम्हें भुगतान करते हैं।
उससे। राधा ने हल्की सी, बिना खुशी की हंसी हंसी। यह मजाक नहीं था, यह थकावट थी। जो मुझे यहां मिलता है उससे मैं कमरा, बस का किराया, मेरी माँ की दवाएं चुकाती हूँ और जो कुछ भी कर सकती हूँ अपने बच्चों के लिए भेजती हूँ। उसकी आंखें भर आईं और जब सप्ताहांत आता है तो कुछ नहीं बचता। राजवीर को अपनी छाती में एक चाबुक सा महसूस हुआ। उसके बच्चे। उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। वह जानता था कि राधा समय की पाबंद, शांत, कुशल थी। वह जानता था कि कोई उसकी शिकायत नहीं करता था। वह जानता था कि घर चमकता था, लेकिन वह नहीं जानता था कि वर्दी के पीछे एक जीवन भी था। राधा का हाथ कांपा और चम्मच धीरे से प्लेट से टकराया, जिससे उसकी इच्छा से कहीं ज्यादा तेज आवाज हुई। उस आवाज ने उद्योगपति को उसकी जड़ता से जगा दिया। मैं तुम्हें इसके लिए नहीं निकालूंगा, राजवीर ने लगभग बचाव करते हुए कहा, जैसे वह उसके चेहरे पर डर का अनुमान लगा रहा हो। किसी को भी खाने के लिए छिपना नहीं चाहिए। राधा ने तेजी से ऊपर देखा, अविश्वास से। उसकी आंखों ने एक जाल ढूंढा। उसके अनुभव में अमीर लोग कुछ भी बिना किसी बदले के नहीं देते थे। राजवीर थोड़ा झुका, लेकिन पूरी तरह से नहीं झुका। जैसे उनके बीच की दूरी एक खाई थी जिसे वह पार करना नहीं जानता था। तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? उसने पूछा। राधा ने अपने होंठ कस लिए। क्योंकि किसे बताया जाए, उसने क्रूर ईमानदारी से जवाब दिया। हम यहां अदृश्य होते हैं और जब हम बोलते हैं तो परेशानी पैदा करते हैं। इस वाक्य ने राजवीर को किसी भी अखबार की हेडलाइन से ज्यादा जोर से मारा। अदृश्य। पूरा घर ऐसे लोगों से भरा था जिन्हें वह नहीं देखता था। ऐसे लोग जो उसका जीवन चलाते थे। भूखे लोग। राजवीर सीधा हुआ, चारों ओर देखा। सही अलमारियां, टोकरियां, लेबल वाले जार, एक भंडार घर जो एक कैटलॉग जैसा दिखता था, और फिर भी एक महिला जमीन पर बैठी बचे हुए खाना खा रही थी, जैसे वह कोई अपराध कर रही हो। गलियारे में कहीं एक घड़ी ने सूक्ष्म टिक टिक के साथ समय बताया। राजवीर ने कई सालों में पहली बार महसूस किया कि समय उसका नहीं था। आओ, उसने अचानक कहा, और उसका लहजा आदेश या डांट नहीं था, बल्कि कुछ ज्यादा अजीब था, जल्दबाजी। राधा तनाव में आ गई। मालिक, मैं खत्म करती हूं। और नहीं, आओ, कृपया, राजवीर ने जोर दिया, और वह शब्द कृपया उसे अजीब और भारी लगा। वह झिझकी। फिर सावधानी से उसने प्लेट एक तरफ रख दी, अपने हाथ के पिछले हिस्से से होंठ पोंछे और खड़ी हो गई। उसके घुटने थोड़े से चरमराए। राजवीर ने उस विवरण को भी देखा। शारीरिक थकावट जमा हो गई थी। वे चुपचाप गलियारे से चले। उद्योगपति आगे चल रहा था, लेकिन हमेशा की तरह घमंड भरी सुरक्षा के साथ नहीं। वह ऐसे चल रहा था जैसे कोई अंधेरे कमरे में कुछ खोया हुआ ढूंढ रहा हो। वे मुख्य रसोई में पहुंचे। विशाल, आधुनिक, चमकदार सतहों के साथ जो रोशनी को दर्शाती थीं। राजवीर ने फ्रिज खोला जैसे यह एक कबूलनामा हो। उसमें से खाने का एक डिब्बा, रोटी, फल निकाला। फिर उसने राधा की ओर देखा। अगर तुम खाओगी तो तुम यहीं खाओगी। उसने एक कुर्सी पर बैठे हुए, पानी के गिलास के साथ, बिना छिपे। राधा ने पलकें झपकाईं, एक गांठ को निगलते हुए। उसे नहीं पता था कि धन्यवाद देना है या रोना है। रसोई उसके लिए एक अनजाना क्षेत्र था, भले ही वह उसमें काम करती थी। यह घर का दिल था, लेकिन उसके जीवन का दिल कभी नहीं था। धन्यवाद, मालिक, उसने फुसफुसाया। राजवीर अपनी हाथों को ऐसे देखता रहा जैसे उसे अचानक नहीं पता था कि उनके साथ क्या करना है। मेरा नाम राजवीर है, उसने बिना सख्ती के सुधारा। जब दूसरे न हो तो तुम मुझे राजवीर कह सकती हो। राधा ने मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं निकला। उसने सिर हिलाया। वह धीरे से बैठ गई, जैसे कुर्सी नाजुक हो या जैसे उसे उस पर बैठने का अधिकार न हो। राजवीर ने उसे पानी दिया। उसने देखा कि राधा सावधानी से पानी पी रही थी, और किसी की नजरों के सामने बिना डर के पीने का साधारण कार्य उसे पूरा घर साफ करने से भी ज्यादा मुश्किल लग रहा था। और ठीक वहीं, उसी पल में जहां रसोई सच का एक मंच बन गई, राजवीर ने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ टूट रहा था। यह कोई बड़ा वार नहीं था, यह एक शांत दरार थी। उसी तरह की दरार जो एक सही दीवार में शुरू होती है और समय के साथ वह दिखाती है जो पीछे है। क्योंकि राजवीर ने केवल नौकरानी को बचे हुए खाना खाते हुए नहीं देखा, उसने एक ऐसी महिला को देखा जो एक दुनिया ढो रही थी। उसने एक ऐसी व्यवस्था देखी जिसका वह मालिक और भागीदार था, और अभी तक यह समझे बिना कि कैसे, वह जानता था कि यह छवि उसे फिर कभी सोने नहीं देगी। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अगर इस दृश्य ने तुम्हारी छाती कस दी, अगर तुम्हें अन्याय महसूस हुआ और यह आशा भी हुई कि कुछ बदलेगा, तो यह कहानी तुम्हारे लिए है।
चैनल को अभी सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसे मोड़ आने वाले हैं जो तुम्हें अवाक कर देंगे। और मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, तुम यह कहानी किस शहर से सुन रहे हो? टिप्पणियों में छोड़ दो, मैं तुम्हें पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि शायद कहीं कोई राधा की तरह ही उस रात अदृश्य महसूस कर रहा हो। राजवीर काउंटर पर झुककर राधा को फिर से खाते हुए देख रहा था। अब छिपी हुई नहीं, लेकिन अभी भी उसकी पीठ झुकी हुई थी। उसने एक कौर मुंह में लिया और उसकी आंखें नम हो गईं। वह रोई नहीं, उसने खुद को रोका। राधा जैसे लोग आंसू निगलना सीख लेते हैं, जैसे वे बिना आवाज किए जल्दी से बर्तन धोना सीख लेते हैं। तुम्हारे बच्चों का क्या नाम है? राजवीर ने ऐसे पूछने की कोशिश की जैसे वह सामान्य हो, हालांकि उसकी आवाज में एक नया तनाव था। राधा ने जवाब देने से पहले धीरे से चबाया। मीरा और आर्यन, उसने कहा। मीरा 8 साल की है, आर्यन 5 साल का। राजवीर ने नामों को अपने अंदर दोहराया जैसे वे एक पासवर्ड हों। क्या वे तुम्हारे साथ यहां मुंबई में रहते हैं? उसने मना किया। वे मेरी मां के साथ पुणे में हैं। मैं जो कुछ भी कर सकती हूं भेजती हूं। जब मैं इकट्ठा करती हूं तो उन्हें देखने जाती हूं। लेकिन उसने अपना होंठ काट लिया। 3 महीने हो गए हैं, मैंने उन्हें गले नहीं लगाया। राजवीर को यह वाक्य एक सूखे वार की तरह महसूस हुआ। उसने ऊपर अपने ही बच्चों के बारे में सोचा, बड़े कमरों में सोए हुए, ऐसे खिलौनों के साथ जिन्हें वे नहीं छूते थे, ऐसी आयाओं के साथ जो उनकी देखभाल करती थीं। उसने सोचा कि वह कभी कभी मीटिंग में जाने से पहले उन्हें कैसे बेफिक्री से चूमता था। उसने सोचा कि उसके लिए कल कहना और उसे पूरा करना कितना आसान था। राधा के लिए कल एक महंगा वादा था। और तुम्हारी माँ? उसने लगभग अनजाने में पूछा। उन्हें फेफड़ों की बीमारी है, राधा ने जवाब दिया। उन्हें इनहेलर की जरूरत है और कभी कभी डॉक्टर की। मैं जो कुछ भी कर सकती हूं करती हूं। राजवीर ने अपनी नजरें झुका लीं। मैं जो कुछ भी कर सकता हूं, वह भी यही कहता था, लेकिन उसकी दुनिया में इसका मतलब 2 निवेशों के बीच चुनना था। राधा की दुनिया में इसका मतलब खाने या दवा खरीदने के बीच चुनना था। एक अजीब सी खामोशी छा गई, असहज नहीं बल्कि भारी, जैसे पूरा घर सुन रहा हो। राजवीर रसोई की खिड़की की ओर चला। उसने नरम रोशनी से जगमगाते सही बगीचे को देखा और शर्म महसूस की। वह सतही शर्म नहीं थी कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि एक ज्यादा खतरनाक शर्म थी जो तुम्हें अपने पूरे जीवन को देखने और यह पूछने के लिए मजबूर करती है कि तुम कब असंवेदनशील हो गए। राधा ने शुरू किया, लेकिन वाक्य का अंत नहीं मिला। उसने उसे सतर्कता से देखा। इस बात की आदि थी कि कोई भी दयालु हावभाव किसी शर्त के साथ आता है। राजवीर ने गहरी सांस ली। कल मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ प्रशासन कार्यालय चलो, उसने कहा। हम तुम्हारा वेतन और तुम्हारे काम के घंटे देखेंगे और जो कुछ भी तुम्हें चाहिए ताकि तुम्हें फिर कभी ऐसा न करना पड़े। राधा अचल रह गई। डर अचानक लौट आया, लेकिन कुछ ऐसा भी था जो उसकी आंखों को जला रहा था। उम्मीद। मालिक, मैं कोई परेशानी नहीं चाहती, उसने तेजी से कहा। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मुझे बताओ और मैं। तुमने कुछ गलत नहीं किया है, राजवीर ने दृढ़ता से बाधित किया। जो कुछ गलत कर रहा था वह मैं था, बिना जाने। उन साधारण शब्दों ने राधा को ऐसे सांस लेने पर मजबूर किया जैसे वह पानी के नीचे रही हो। राजवीर ने खुद को सीधे उसकी आंखों में देखने के लिए मजबूर किया। मैंने सोचा था कि भुगतान करना ही काफी है, उसने जारी रखा। मैंने सोचा था कि मेरी जिम्मेदारी चेक तक ही सीमित थी, लेकिन तुम, उसने उस गलियारे की ओर इशारा किया जहां से वे आए थे। तुम मेरे घर में छिपी हुई खा रही थी, एक ऐसे घर में जहां खाना बहुत ज्यादा है। इसका कोई मतलब नहीं है। राधा ने फिर से अपनी नजरें झुका लीं, क्योंकि जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है तो राधा जैसे लोग बिना कांपे खड़े रहना नहीं जानते। कभी कभी इंसान आदी हो जाता है। राधा ने बुदबुदाया। शर्म की बात मैं कह रही हूं। राजवीर ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। आदी हो जाना शब्द ने उसे सिहरन दी, क्योंकि वह भी न देखने का आदी हो गया था। उसी पल ऊपर से एक हल्की आवाज आई, जैसे एक छोटा सा कराहना, एक बच्चे का। राजवीर ने अचानक आंखें खोल दी। क्या तुमने सुना? उसने पूछा। राधा ने सिर हिलाया। यह छोटी अनन्या होनी चाहिए, उसने कहा, और उसकी आवाज स्वाभाविक रूप से नरम, मातृत्वपूर्ण रूप से बदल गई। कभी कभी उसे बुरे सपने आते हैं। राजवीर तनाव में आ गया। अनन्या उसकी 6 साल की छोटी बेटी थी। 1 साल पहले अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद से अनन्या की रातें खराब होती थीं और राजवीर ने खुद को काम में, संख्याओं में, इस विचार में शरण दी थी कि दर्द को नियंत्रण से ठीक किया जा सकता है, लेकिन दर्द नियंत्रण नहीं समझता। आया उसके साथ है, राजवीर ने ऐसे कहा जैसे वह खुद को समझाना चाहता हो। राधा झिझकी। आज आया जल्दी चली गई क्योंकि उसका बच्चा बीमार हो गया था।
मैं कुछ होता तो देखने के लिए रुक गई थी। राजवीर को एक और चुभन महसूस हुई। राधा भूखी, थकी हुई, अपनी दुनिया को ढोती हुई और फिर भी उसकी बेटी की देखभाल कर रही थी। क्यों? उसने पूछा। और यह मालिक का सवाल नहीं था, यह एक टूटे हुए आदमी का सवाल था। तुम क्यों रुकी? राधा ने लगभग खाली प्लेट की ओर देखा। क्योंकि बच्चों की कोई गलती नहीं होती, उसने जवाब दिया। और क्योंकि जब से उसकी पत्नी नहीं रही, लगता है बच्ची को गले लगाने की कमी है। राजवीर ने काउंटर को कसकर पकड़ा। सच्चाई उसे चाकू की तरह लगी। उसकी बेटी को गले लगाने की कमी थी और वह मौजूद नहीं था। राजवीर सीढ़ियों की ओर चला, लेकिन ऊपर जाने से पहले वह मुड़ा। जब तुम खत्म कर लो तो ऊपर आना, उसने राधा से कहा। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे अनन्या का कमरा दिखाओ और तुम उसे कैसे शांत करती हो जब वह जाग जाती है। राधा ने आश्चर्य से आंखें खोल लीं। यह आम बात नहीं थी कि उद्योगपति ऐसी कुछ सीखने को कहे जो उसके दायरे से बाहर हो। ठीक है, उसने फुसफुसाया। राजवीर धीरे धीरे ऊपर चढ़ा और हर सीढ़ी एक फैसले की तरह लगी। कमरों के गलियारे में पहुंचकर उसने अनन्या की लड़खड़ाती आवाज सुनी जो उसे बुला रही थी। पापा! आवाज छोटी, नाजुक थी। पापा, क्या आप वहां हैं? राजवीर दरवाजे के सामने रुक गया। एक पल के लिए उसे अंदर जाने से डर लगा। यह डर कि क्या कहना है, यह डर कि प्यार भी अनुपस्थिति से खो सकता है। वह अंदर गया। अनन्या बिस्तर पर एक टेडी बियर को गले लगाए बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं। उसे देखकर उसने कांपता हुआ हाथ बढ़ाया। मैंने सपना देखा कि मां फिर से चली गईं, उसने कहा। राजवीर ने घूंट भरा, करीब आया, बिस्तर के किनारे पर बैठ गया और हफ्तों में पहली बार अपनी बेटी को इरादे से गले लगाया। जल्दी में नहीं, मैं नहीं जा रहा हूं, उसने वादा किया। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह इसे पूरा कर पाएगा या नहीं। अनन्या उसके गले से लिपट गई। मैंने आपको नीचे सुना था, उसने बुदबुदाया। आप किससे बात कर रहे थे? राजवीर का दिल सिकुड़ गया। राधा से, उसने जवाब दिया। वह यहां काम करती है और उसने मुझे कुछ महत्वपूर्ण समझने में मदद की। अनन्या थोड़ी अलग हुई और उसे देखा। राधा अच्छी है, बच्ची ने पूर्ण निश्चितता के साथ कहा। जब मैं रोती हूं तो वह धीरे से गाती है। राजवीर ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। यह कैसे संभव था कि उसकी बेटी राधा की भलाई को उससे ज्यादा जानती थी? लगभग आधे घंटे बाद राधा दबे कदमों से ऊपर आई। वह दरवाजे पर खड़ी रही जैसे कमरों का गलियारा उसके लिए कोई क्षेत्र नहीं था। राजवीर ने उसे अनन्या के कमरे से देखा। अंदर आओ, उसने कहा। राधा धीरे से अंदर आई। अनन्या ने उसे देखा और उसका चेहरा चमक उठा। राधा, उसने फुसफुसाया और अपनी बाहें फैला दी। राधा झिझकी। राजवीर की ओर देखकर अनुमति की प्रतीक्षा कर रही थी। राजवीर ने सिर हिलाया। तब राधा करीब आई और बच्ची को ऐसी कोमलता से गले लगाया जिससे हवा टूट गई। अनन्या ने अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया और राधा ने उसके बालों को ऐसे सहलाया जैसे यह दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात हो। क्या मैं तुम्हें गाना सुनाऊं? राधा ने पूछा। अनन्या ने सिर हिलाया। राधा ने धीरे से एक लोरी गाना शुरू किया। राजवीर कोने से देखता रहा, महसूस कर रहा था कि उसकी छाती में कुछ ढीला हो रहा था, जैसे एक टाई जो सालों बाद अंततः खुल जाती है। जब बच्ची शांत हो गई तो राजवीर ने धीरे से बात की ताकि पल न टूटे। राधा, उसने कहा, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था। उसने अनन्या के बालों को सहलाना बंद नहीं किया। आप पर बहुत कुछ रहा है मालिक राजवीर, उसने बिना आरोप लगाए जवाब दिया, बस सच के साथ। घर चलता रहता है भले ही कोई गायब हो जाए, लेकिन बच्चे ऐसे आदी नहीं होते। राजवीर ने लहर की तरह सबक महसूस किया। उसकी दुनिया में सब कुछ बदला जा सकता था। एक प्रबंधक, एक आपूर्तिकर्ता, एक कार, एक योजना, लेकिन एक मां का गले लगाना नहीं। जब अनन्या सो गई तो राधा सावधानी से उठी, जैसे नींद कोई नाजुक चीज हो। राजवीर उसे गलियारे तक ले गया। धन्यवाद, उसने कहा, और पहली बार वह शब्द ऐसा लगा जैसा उसे लगना चाहिए, एक क्षण की तरह। राधा ने अपनी नजरें झुका ली। मैं बस अपना काम कर रही हूं, राजवीर ने मना किया। तुम इससे कहीं ज्यादा कर रही हो। और मैं, उसकी आवाज मुश्किल से टूटी। मैं ऐसे जी रहा था जैसे यहां के लोग केवल फर्नीचर का हिस्सा हों। राधा ने जवाब नहीं दिया, क्योंकि कभी कभी जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति देखना शुरू करता है तो सबसे अच्छा होता है कि खामोशी को काम पूरा करने दिया जाए। राजवीर ने उसे नौकरों के गलियारे से दूर जाते हुए देखा, और तभी जब वह कोने से मुड़ने वाली थी, राजवीर ने कुछ ऐसा देखा जो उसने पहले नहीं देखा था। उसकी घिसी हुई कलाई पर एक धागे का कंगन जिस पर 2 छोटे अक्षर थे, मी और आ, मीरा और आर्यन। राजवीर स्थिर रह गया। वह कंगन एक जीवन की याद दिलाता था जिसे राधा ढो रही थी,
तब भी जब वह दूसरों के बाथरूम साफ कर रही थी। यह इस बात की याद दिलाता था कि वह नौकरानी नहीं थी, वह एक माँ थी। उस रात राजवीर अपने कमरे में वापस नहीं गया। वह अध्ययन कक्ष में उन दस्तावेजों को देखता रहा जिनका अब कोई मतलब नहीं था। उसने अपना लैपटॉप खोला, संख्याएं, अनुबंध, बजट देखे, लेकिन राधा की जमीन पर बचे हुए खाना खाते हुए की छवि उसके दिमाग में एक स्थिर तस्वीर की तरह जल रही थी। हालांकि जो उसे सबसे ज्यादा नष्ट कर रहा था वह राधा की भूख नहीं थी, वह उसकी अपनी अंधापन था। यह महसूस करना था कि उसने एक साम्राज्य बनाया था और फिर भी वह सबसे बुनियादी चीज मानवता में विफल रहा था। भोर के करीब उसने गलियारे में हल्के कदमों की आवाज सुनी। यह राधा थी, दिन शुरू करने के लिए तैयार। जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे घंटों पहले शर्म उसके गले में कांपी ही ना हो। राजवीर बाहर आया और उसे एक हाव भाव से रोका। राधा, उसने कहा। वह स्थिर रह गई। शुभ प्रभात मालिक राजवीर। राजवीर ने गहरी सांस ली। आज हम इसे ठीक करेंगे, उसने कहा। केवल तुम्हारा वेतन नहीं, केवल खाना नहीं, सब कुछ। राधा भौहें सिकोड़ी, भ्रमित। सब कुछ क्या? राजवीर ने चारों ओर देखा। घर, कर्मचारी, गलियारे जो भूल भुलैया जैसे लगते थे। मेरा जीवन, उसने ऐसी ईमानदारी से जवाब दिया जिससे वह खुद भी डर गया। क्योंकि कल रात मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मैं खाली हूं और तुम, जो कुछ भी तुम्हें मिलता है उससे भी कम में अभी भी मेरे बच्चों की मुझसे बेहतर देखभाल कर सकती हो। राधा ने मुंह खोला, लेकिन कुछ नहीं कहा। कभी कभी सच्चाई भाषा छीन लेती है। राजवीर एक कदम और करीब आया। मैं तुम्हारे बच्चों को मुंबई लाने में तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, उसने अचानक कहा, जैसे अगर वह उस पल में नहीं कहेगा तो वह डर जाएगा। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे पास एक गरिमापूर्ण जगह हो और तुम्हें फिर कभी भूख न झेलनी पड़े। राधा जम गई। उसकी आंखें डर और संदेह से भर गईं, क्योंकि बड़े वादे अक्सर दर्द लाते हैं। क्यों? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। बदले में आप क्या चाहते हैं? राजवीर को पेट में एक वार सा महसूस हुआ। उसका ऐसा सोचना तर्कसंगत था। जीवन उसे अविश्वास करना सिखा रहा था। कुछ नहीं, उसने कहा और उसकी आवाज दृढ़ थी। मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए, मैं बस सही करना चाहता हूं। राधा ने जबड़ा कस लिया। सही? उसने शब्द का परीक्षण करते हुए दोहराया। सही चीजें हम जैसे लोगों के लिए शायद ही कभी आती हैं। राजवीर ने ईमानदारी से दर्द के साथ उसकी ओर देखा। तो हम इसे लाएंगे, उसने जवाब दिया। भले ही देर हो जाए। राधा ने घूंट भरा और उसकी आंखों में उम्मीद और आतंक का वह खतरनाक मिश्रण दिखाई दिया। उम्मीद कि कुछ अंततः बदलेगा और आतंक की यह झूठ होगा। और इस तरह मुंबई की एक हवेली के गलियारे में सुबह भंडार घर के जार को रोशन करना शुरू कर रही थी। राजवीर सिंह ने महसूस किया कि भाग्य उससे एक ऐसा ठण चुकाने के लिए कह रहा था जिसके बारे में उसे नहीं पता था कि वह उसे था। क्योंकि उसने उस रात जो देखा था, एक महिला बचे हुए खाना खाने के लिए छिप रही थी। वह सिर्फ एक दुखद दृश्य नहीं था, वह एक दर्पण था और प्रतिबिंब को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। लेकिन राजवीर को अभी तक सबसे बुरा नहीं पता था, न ही वह जो सच्चाई जगाने वाली थी। क्योंकि राधा की कहानी सिर्फ भूख नहीं थी, यह एक दफन रहस्य था। एक रहस्य जो जब सामने आएगा तो उस घर को नींव से हिला देगा और उद्योगपति के जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। राजवीर सिंह की हवेली में सुबह कुछ अलग तरह से हुई। हालांकि पहली नजर में कुछ भी बदला हुआ नहीं लग रहा था। सूरज मुख्य भोजन कक्ष की बड़ी खिड़कियों से अंदर आ रहा था। लंबी पॉलिश की हुई लकड़ी की मेज को रोशन कर रहा था, जहां हर प्लेट गणितीय सटीकता के साथ रखी गई थी। ताजी बनी कॉफी की सुगंध टोस्ट और ताजे संतरे के रस की सुगंध के साथ मिल रही थी। सब कुछ हमेशा की तरह सही लग रहा था, लेकिन राजवीर सिंह के अंदर कुछ अब फिट नहीं बैठ रहा था। वह सिरहाने के पास खड़ा था, कोट पहने हुए। मुंबई की हल्की गर्मी के बावजूद वह 1 घंटे से ज्यादा नहीं सोया था। राधा की छवि भंडार घर के फर्श पर बैठी हुई बचे हुए खाना खा रही थी, जैसे यह एक अपराध हो, उसके दिमाग में बार बार आ रही थी। हर बार जब वह अपनी आंखें बंद करता था तो उसे उसके हाथों में कंपन, भूख शब्द कहते हुए उसकी आवाज में डर दिखाई देता था। रसोई से राधा ने सीखी हुई दिनचर्या के साथ भोजन कक्ष को देखा। उसने सटीक, शांत गति से नाश्ता परोसा। किसी ने भी कल्पना नहीं की होगी कि घंटों पहले वह छिपी हुई थी, पकड़े न जाने की प्रार्थना कर रही थी। उसका चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग गहराई थी। जैसे उसे भी पता था कि घर के अदृश्य संतुलन में कुछ बदल गया था। अनन्या अपनी गुलाबी पजामा और बिखरे बालों के साथ सीढ़ियों से नीचे आई। शुभ प्रभात पापा, उसने अभी भी नींद से भरी आवाज में कहा।
राजवीर ने उसे उस सुबह अलग तरह से देखा, न कि एक व्यवसायी के रूप में जो समय सारणी की समीक्षा करता है, बल्कि एक पिता के रूप में जो अभी अभी यह समझना शुरू कर रहा था कि वह क्या खो रहा था। शुभ प्रभात राजकुमारी, उसने जवाब दिया, और इस बार उसकी मुस्कान वास्तविक थी। अनन्या ने चारों ओर देखा। राधा पहले से ही जाग रही है। राजवीर ने उस सहजता पर ध्यान दिया जिससे उसकी बेटी ने वह नाम लिया। वह नौकरानी नहीं थी, वह राधा थी। हाँ, उसने जवाब दिया। वह रसोई में है। अनन्या कुर्सी से उतरी और दरवाजे की ओर भागी। राधा हाथ में एक कपड़ा लिए दिखाई दी, उत्साह से हैरान। शुभ प्रभात मेरी बच्ची, उसने प्यार से अभिवादन किया। अनन्या ने बिना झिझके उसे गले लगा लिया। इस सरल और सहज हावभाव ने राजवीर की छाती कस दी, जैसे कोई उसे एक ऐसा दृश्य दिखा रहा था जो उसे महीनों पहले देखना चाहिए था। नाश्ते के दौरान राजवीर ने उन विवरणों पर ध्यान दिया जो पहले अनदेखे रह जाते थे। उसने देखा कि राधा कैसे विवेकपूर्ण तरीके से निगरानी करती थी कि अनन्या ठीक से खा रही थी। उसने देखा कि वह बच्ची के मांगने से पहले उसे गिलास कैसे पास कर देती थी। उसने वह शांत संबंध देखा जो उन जगहों पर बनता है जहां दर्द को सांत्वना की जरूरत होती है। जब बच्चे खत्म कर चुके और आया के साथ बगीचे में चले गए तो राजवीर ने राधा को रुकने के लिए कहा। वह थोड़ी तनाव में आ गई। हाँ मालिक राजवीर, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे पूरी सच्चाई बताओ, उसने मेज के सामने एक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा। राधा झिझकी। उसने जमीन की ओर देखा। घर के मालिक के सामने वहां बैठना आम बात नहीं थी। बैठने की जरूरत नहीं है, उसने कहने की कोशिश की। हाँ है, उसने शांत दृढ़ता से जवाब दिया। अगर हम बात करने वाले हैं तो हम आमने सामने करेंगे। राधा ने सावधानी से पालन किया। वह कुर्सी के किनारे पर बैठ गई जैसे वह किसी भी समय उठने के लिए तैयार हो। राजवीर ने गहरी सांस ली। कल रात तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें पूरा नहीं पड़ता, उसने शुरू किया। मैं जानना चाहता हूं कि तुम वास्तव में कैसे जी रही हो। सवाल आरोप नहीं था बल्कि समझने की कोशिश थी। फिर भी राधा को अपनी पीठ पर वही पुराना डर दौड़ता हुआ महसूस हुआ। मुझे जो तय हुआ है वही मिलता है मालिक, मैं शिकायत नहीं कर रही हूं, उसने स्वचालित रूप से कहा। राजवीर ने सिर हिलाया। मैं सही जवाब नहीं सुनना चाहता, मैं सच्चाई सुनना चाहता हूं। इस बारीकी ने कुछ बदल दिया। राधा ने ऊपर देखा। पहली बार उसने मालिक को नहीं देखा बल्कि एक भ्रमित आदमी को देखा। मैं धारावी जैसी किसी दूर की बस्ती में एक कमरे का किराया देती हूं, उसने धीरे से शुरू किया। यह छोटा है, साझा है, कभी कभी पानी चला जाता है, कभी कभी बिजली। मैं अपनी मां को दवाओं के लिए पैसे भेजती हूं। मीरा को स्कूल के लिए नए स्कूल सप्लाई चाहिए। आर्यन, उसकी आवाज मुश्किल से टूटी। आर्यन फुटबॉल क्लासेस में जाना चाहता है। राजवीर बिना बाधित किए सुनता रहा। मैंने सोचा था कि मैं और बचत कर पाऊंगी, उसने जारी रखा, लेकिन जब कीमतें बढ़ती हैं तो हमेशा कुछ न कुछ कमी रह जाती है, और जब कोई अपने पास थोड़ा सा भी भेजता है तो यहां कम बचता है। तुम्हारे पास महीने के लिए कितना बचता है? राजवीर ने पूछा। राधा शर्मिंदा होकर झिझकी। कुछ हफ्तों में कुछ नहीं। जो खामोशी आई वह किसी भी फटकार से ज्यादा भारी थी। राजवीर मेज पर झुक गया, महसूस कर रहा था कि हर शब्द एक असहज रहस्योद्घाटन था। तुमने यहां कितनी बार भूख झेली है? उसने पूछा। राधा ने अपनी नजरें झुका ली, इतना कि किसी को पता न चले। इस वाक्य ने जोरदार वार किया। राजवीर को क्रोध और अपराधबोध का मिश्रण महसूस हुआ। तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? उसने उसे क्रूर ईमानदारी से देखा। क्योंकि आप जैसे लोग आमतौर पर यह नहीं सुनते हैं, और क्योंकि जब किसी को बहुत ज्यादा जरूरत होती है तो वह परेशानी पैदा करता है। राजवीर ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। वह बदलेगा। राधा भौहें सिकोड़ी। मालिक, सम्मान के साथ, मैंने यह पहले भी सुना है। राजवीर ने उसे सीधे देखा। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सारे वादे सुने हैं, लेकिन यह कोई वादा नहीं है, यह एक निर्णय है। वह उठा और खिड़की की ओर चला। उसने बेदाग बगीचे को देखा। सटीक रूप से कटे हुए झाड़ियां, सब कुछ नियंत्रण में था सिवाय जरूरी चीजों के। आज ही हम तुम्हारा वेतन समायोजित करेंगे, उसने जारी रखा। लेकिन सिर्फ इतनी नहीं, मैं सभी कर्मचारियों की स्थितियों की समीक्षा करना चाहता हूं। यहां किसी को भी खाने के लिए छिपना नहीं चाहिए। राधा को गले में एक गांठ महसूस हुई। इससे समस्याएं हो सकती हैं मालिक। किसके लिए? उसने पूछा। वह झिझकी। आपके लिए, कंपनी के लिए, छवि के लिए। राजवीर ने एक छोटी सी कड़वी हंसी हंसी। मेरी छवि उन लोगों की गरिमा से ज्यादा नहीं है जो मेरे लिए काम करते हैं। वह वाक्य उनके बीच लटका रहा।
लेकिन राजवीर को अभी तक यह नहीं पता था कि कहानी राधा की गरीबी तक सीमित नहीं थी। कुछ और गहरा था, कुछ ऐसा जो उसकी थकी हुई नजर अनन्या को इतनी तीव्रता से गले लगाने के उसके तरीके को समझाता था। तुम मुझे और क्या नहीं बता रही हो? उसने अचानक पूछा। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ नहीं। राजवीर ने ध्यान से उसकी ओर देखा। कल रात तुमने उल्लेख किया था कि तुम्हारी मां बीमार है, लेकिन जब तुम अनन्या के लिए गा रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे तुम किसी और के लिए गा रही हो। राधा ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। मैं अपने बच्चों के लिए भी गाती हूं, उसने स्वीकार किया। राजवीर ने सिर झुकाया। तो मुझे पूरी सच्चाई बताओ। उसने गहरी सांस ली। मेरे पति की 2 साल पहले मौत हो गई थी, उसने आखिरकार कहा। वे एक निर्माण कार्य में काम करते थे। एक मचान से गिर गए थे। कोई बीमा नहीं था, कोई मुआवजा नहीं मिला। राजवीर को अपनी छाती में एक सूखा वार महसूस हुआ। तब से उसने जारी रखा, मैं अपने बच्चों के लिए सब कुछ हूं। रसोई में खामोशी छा गई। बगीचे की दूर की आवाज पराई लग रही थी। और इसीलिए तुम मुंबई आई थी? उसने पूछा। राधा ने सिर हिलाया। पुणे में मुझे स्थिर काम नहीं मिल रहा था। यहां कम से कम मेरे पास यह है। यह इतने बलिदान के लिए एक छोटा सा शब्द। राजवीर ने महसूस किया कि उसके आरामदायक जीवन की हर परत ढह रही थी। वह नौकरानी जिसे वह हर दिन देखता था सिर्फ एक शांत कार्यकर्ता नहीं थी। वह एक ऐसी महिला थी जिसने अपने पति को खो दिया था, जो दूर से बच्चों का पालन पोषण कर रही थी, जो हर पैसा सोने की तरह भेजती थी। तुम्हें खाने के लिए छिपने की जरूरत नहीं है, उसने दृढ़ आवाज में कहा। राधा ने उसे देखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में अविश्वास नहीं था, थकावट और एक टिमिड उम्मीद थी। मालिक राजवीर, उसने फुसफुसाया, मैं दान नहीं चाहती, मैं तुम्हें दान नहीं दे रहा हूं। उसने जवाब दिया, मैं तुम्हें न्याय दे रहा हूं। शब्द हवा में गूंज उठा। उसी पल मुख्य दरवाजा जोर से खुला। अचानक की आवाज ने उस पल को बाधित कर दिया। यह अर्जुन था, राजवीर का भाई और कई कंपनियों में भागीदार। उसके माथे पर शिकन थी और उसके हाथ में सेलफोन था। राजवीर, हमें बात करने की जरूरत है, उसने जरूरी लहजे में कहा। अभी? अर्जुन राधा को मेज पर बैठे देखकर रुक गया। ये यहां क्या कर रही है? उसने अपनी नाराजगी छिपाए बिना पूछा। माहौल तुरंत बदल गया। राधा सहज रूप से उठ खड़ी हुई। माफ करना मालिक, उसने बुदबुदाया। राजवीर को गुस्से की एक चिंगारी महसूस हुई। वह यहां है क्योंकि मैंने उसे बैठने के लिए कहा था, उसने ठंडी आवाज में जवाब दिया। अर्जुन ने एक भौंह उठाई। तुम कब से सेवा के मामलों को परिवार के साथ मिला रहे हो? राजवीर एक कदम आगे बढ़ा। जब से मैंने समझा है कि सेवा कोई नीची श्रेणी नहीं है। अर्जुन ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। क्या हो रहा है? राजवीर ने गहरी सांस ली। यह हो रहा है कि कल रात मुझे कुछ ऐसा पता चला जो मेरे अपने घर में नहीं होना चाहिए था। अर्जुन ने अपनी बाहें कस लीं। और वह क्या होगा? राजवीर ने राधा की ओर देखा, फिर अपने भाई की ओर, कि मेरी एक कर्मचारी छिपकर बचे हुए खाना खा रही थी क्योंकि उसकी तनख्वाह काफी नहीं थी। खामोशी तुरंत छा गई। अर्जुन ने छोटी सी हंसी हंसी। यह तुम्हारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है। राजवीर ने सख्ती से उसकी ओर देखा। बेशक है, अर्जुन ने सिर हिलाया। अगर तुम हर कर्मचारी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने लगोगे तो तुम नियंत्रण खो दोगे। राजवीर ने पुरानी व्यावसायिक तर्क को उस नई दरार से टकराते हुए महसूस किया जो उसके भीतर खुल गई थी। शायद नियंत्रण सबसे महत्वपूर्ण नहीं है, उसने खतरनाक शांति से कहा। अर्जुन ने उसे ऐसे देखा जैसे वह अपने सामने वाले आदमी को पहचान नहीं पा रहा था। क्या तुम एक भावुक दृश्य पर प्रतिक्रिया कर रहे हो? राजवीर एक कदम और आगे बढ़ा। मैं प्रतिक्रिया नहीं कर रहा हूं क्योंकि पहली बार मैंने वास्तविकता देखी। अर्जुन कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। अगर तुम बजट की समीक्षा किए बिना वेतन बढ़ाते हो तो यह मुनाफे को प्रभावित करेगा। राजवीर ने उसकी आंखों में देखा। तो हम बजट की समीक्षा करेंगे। अर्जुन ने आह भरी। तुम एक अनावश्यक चीज में पड़ रहे हो। राजवीर ने मना किया। यह अनावश्यक था कि उसे यहां भूखा रहना पड़ा। राधा स्थिर रही, महसूस कर रही थी कि उसके जीवन पर ऐसे चर्चा हो रही थी जैसे यह कोई और परियोजना हो। राजवीर उसकी ओर मुड़ा। राधा, तुम अभी जा सकती हो। उसने सिर हिलाया और चुपचाप बाहर निकल गई, लेकिन उसका दिल जोर से धड़क रहा था। जब दरवाजा बंद हुआ तो अर्जुन ने धीरे से बात की। तुम भावनाओं को अपने निर्णयों को निर्देशित करने नहीं दे सकते राजवीर। उसने उसे नई स्पष्टता से देखा। शायद इसीलिए मैं इतने समय से खाली था। अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। और जब भाई संख्याओं और सिद्धांतों पर चर्चा कर रहे थे, राधा अस्त व्यस्त मन से नौकरों के कमरे की ओर चल रही थी। उसे नहीं पता था कि उस सुबह जो शुरू हुआ था वह उसकी मुक्ति होगी या कुछ ऐसा जो सब कुछ तोड़ सकता था। क्योंकि कभी कभी जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति बदलने का फैसला करता है
तो न केवल उसका जीवन बदलता है, बल्कि प्रतिरोध, रहस्य, छिपे हुए हित भी जागृत होते हैं। और राधा को अभी तक नहीं पता था कि उसके पति की मौत सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, और वह सच्चाई जो सालों से दफन थी अब सामने आने वाली थी। और जब ऐसा होगा तो न केवल उसका भाग्य बदलेगा, बल्कि राजवीर का जीवन भी हमेशा के लिए बदल जाएगा। राजवीर हवेली में दिन सामान्य नहीं था। कुछ भी नहीं फटा, कोई नहीं चिल्लाया, कर्मचारियों के सामने कोई नाटकीय दृश्य नहीं थे, लेकिन हवा बदल गई थी। यह ज्यादा घनी महसूस हो रही थी, जैसे जब मुंबई में तूफान आने वाला हो और बादल अभी तक नहीं बरसे हों, लेकिन आसमान अब वैसा नहीं रहा। अर्जुन के साथ बहस के बाद राजवीर अपने अध्ययन कक्ष में बंद हो गया। उसने दरवाजा बंद कर लिया, कुछ ऐसा जो वह शायद ही कभी करता था। डेस्क पर अनुबंध, वित्तीय रिपोर्टों वाली फाइलें थीं, विकास ग्राफ और तिमाही अनुमान, वह सब कुछ जो सालों से उसके जीवन को परिभाषित करता था, लेकिन अब वे कागज खाली लग रहे थे। उसने लैपटॉप खोला और घरेलू कर्मचारियों के पेरोल रिकॉर्ड की समीक्षा करना शुरू कर दिया। हर नाम एक ऐसी कहानी थी जिसके बारे में उसने कभी पूछा ही नहीं था। राधा देवी, जूली बाई, रमेश कुमार, अनुभव, काम के घंटे, वेतन। जब वह कर्सर को स्क्रीन पर घुमा रहा था तो उसे अर्जुन के शब्द याद आए, अगर तुम हर कर्मचारी के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने लगोगे तो तुम नियंत्रण खो दोगे। लेकिन नियंत्रण वास्तव में क्या था? एक ऐसी प्रणाली जो उन लोगों को देखे बिना काम करती थी जो उसे चला रहे थे। राजवीर ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं और राधा को फिर से जमीन पर हाथ में चावल और दाल की प्लेट पकड़े हुए देखा। नहीं, वह नियंत्रण नहीं था, वह उदासीनता थी। इस बीच नौकरों के कमरे में राधा अपनी संकीर्ण बिस्तर के किनारे पर बैठी थी। छोटे से कमरे में एक खिड़की थी जो घर के पिछले हिस्से की ओर खुलती थी। वहां से वह ऊंची दीवार देख सकती थी जो हवेली को बाकी दुनिया से अलग करती थी। एक दीवार जो उसे हमेशा प्रतीकात्मक लगी थी। उसने अपने हाथों में सेल फोन पकड़ रखा था। वह बिना कॉल करने की हिम्मत किए स्क्रीन की ओर देख रही थी। अंत में उसने पुणे में अपनी मां का नंबर डायल किया। नमस्ते। दूसरी तरफ से थकी हुई आवाज आई। मां, यह मैं हूं। राधा, बेटी, सब ठीक है? राधा झिझकी। हाँ, ठीक है, मुझे नहीं पता। उसकी मां चुप रही। कुछ हुआ क्या? राधा ने गहरी सांस ली। मालिक राजवीर ने मुझे कल रात भंडार घर में खाते हुए देखा था। एक तनावपूर्ण खामोशी छा गई। उसने तुम्हें निकाल दिया? उसकी मां ने डर से पूछा। नहीं, यही अजीब बात है। राधा ने फोन को अपने कान से कसकर पकड़ा। वह कहता है कि वह मदद करना चाहता है, कि वह वेतन बढ़ाएगा, कि वह बच्चों को लाना चाहता है। दूसरी तरफ उसकी मां ने गहरी सांस ली। बेटी, सावधान रहना। शब्द भारी पड़े। सभी अमीर लोग बिना कुछ उम्मीद किए मदद नहीं करते। महिला ने जारी रखा। तुम यह जानती हो? राधा ने अपने सामने सफेद दीवार की ओर देखा। हाँ, मुझे पता है। तुम क्या महसूस करती हो? राधा ने आंखें बंद कर लीं। मुझे लगता है कि यह अलग है, लेकिन मुझे डर भी लगता है। उसकी मां ने तुरंत जवाब नहीं दिया। डर कभी कभी रक्षा करता है, उसने अंत में कहा, लेकिन यह तुम्हें अवसर देखने से भी रोक सकता है। राधा चुप रही। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे मुझसे दूर बड़े हों, उसने फुसफुसाया। लेकिन मैं यह भी नहीं चाहती कि वे किसी ऐसे व्यक्ति पर निर्भर हों जो अपना मन बदल सकता है। तो निर्भर मत रहो, उसकी मां ने जवाब दिया। मदद स्वीकार करो, लेकिन अपनी गरिमा बनाए रखो। राधा ने सिर हिलाया। भले ही उसकी मां उसे देख नहीं पा रही थी। फोन रखने के बाद वह कुछ और मिनट बैठी रही, अपने पति रवि के बारे में सोचती रही। उस दिन के बारे में जब उसने उसे काम पर जाते हुए देखा और वह फिर कभी वापस नहीं आया। जिस निर्माण स्थल पर रवि काम करता था वह एक उप अनुबंधित कंपनी से संबंधित था। उसे नाम याद था, हालांकि उसने लंबे समय से इसे नहीं बोला था। शिखर कंस्ट्रक्शन, वह नाम उसे सिहरन देता था। अध्ययन कक्ष में राजवीर ने अपनी समीक्षा में एक विराम लिया। उसने साइड अलमारी में एक पुरानी फाइल खोली। पिछले निवेशों के दस्तावेज, रियल एस्टेट परियोजनाएं। वह बिना यह जाने कि क्या ढूंढ रहा था तब तक ढूंढता रहा जब तक उसे वह नहीं मिल गया। 3 साल पहले हस्ताक्षरित एक स्थानीय निर्माण कंपनी में एक अल्पसंख्यक भागीदारी अनुबंध, शिखर कंस्ट्रक्शन। राजवीर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसे परियोजना के विवरण याद नहीं थे। यह एक बड़े सालाने की पूरी साल किसी है। पोर्टफोलियो में एक छोटा सा निवेश था। उसकी टीम पर्यवेक्षण का काम करती थी। वह शायद ही कभी सीधे हस्तक्षेप करता था, लेकिन नाम ने उसे असहज कर दिया। उसने फोन उठाया और अपनी सहायक को डायल किया। कार्ला, मुझे पिछले 5 सालों के शिखर कंस्ट्रक्शन के सभी सुरक्षा रिपोर्ट चाहिए। जरूर,
मालिक, उसने अप्रत्याशित अनुरोध से हैरान होकर जवाब दिया। राजवीर ने फोन रखा और कुर्सी पर पीछे झुक गया। एक संदेह आकार लेने लगा था। घंटों बाद अर्जुन बिना दस्तक दिए अध्ययन कक्ष में वापस आया। हमारी 2 घंटे में निवेशकों के साथ एक बैठक है, उसने घोषणा की। राजवीर ने ऊपर नहीं देखा। उसे रद्द कर दो। अर्जुन अचल रह गया। माफ करना, उसे रद्द कर दो, फिर से शेड्यूल करो। राजवीर, तुम नहीं कर सकते। राजवीर ने एक नई दृढ़ता के साथ ऊपर देखा। हाँ, मैं कर सकता हूं। अर्जुन ने बढ़ती चिंता के साथ उसकी ओर देखा। क्या तुम आवेगी तरीके से काम कर रहे हो? राजवीर ने धीरे धीरे मना किया। मैं पहली बार इतने लंबे समय में सचेत रूप से काम कर रहा हूं। अर्जुन ने आह भरी। इसका कर्मचारी से कोई लेना देना है। राजवीर चुप रहा। यह जवाब काफी था। अर्जुन ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा। तुम एक दुखद कहानी के लिए व्यवसाय को जोखिम में नहीं डाल सकते। राजवीर खड़ा हो गया। यह एक दुखद कहानी नहीं है, यह एक अन्याय है। अर्जुन ने उसे सीधे देखा। दुनिया अन्याय से भरी है। राजवीर एक कदम उसकी ओर बढ़ा। लेकिन यह मेरे घर के नीचे है। शब्द अध्ययन कक्ष में गूंज उठे। अर्जुन चुप रहा। इस बीच राधा खेल के कमरे में अनन्या को उसके गृह कार्य में मदद कर रही थी। बच्ची क्रेयॉन से एक घर बना रही थी। मीरा और आर्यन कहाँ हैं? उसने अचानक पूछा। राधा ने प्यार से मुस्कुराया। पुणे में, मेरी बच्ची। अनन्या ने अपनी भौहें सिकोड़ी। वे तुम्हारे साथ क्यों नहीं रहते? सवाल सीधा, मासूम था। राधा ने गहरी सांस ली। क्योंकि कभी कभी बड़ों को काम करने और अपने बच्चों को बेहतर चीजें देने के लिए दूर जाना पड़ता है। अनन्या विचारमग्न हो गई। यह उचित नहीं है। राधा ने उसके बालों को सहलाया। कभी कभी जीवन को न्यायपूर्ण होने में समय लगता है। अनन्या ने ऊपर देखा। मेरे पापा इसे ठीक कर सकते हैं। राधा को गले में एक गांठ महसूस हुई। तुम्हारे पापा सब कुछ ठीक नहीं कर सकते। लेकिन अंदर ही अंदर उसका एक हिस्सा यह सोचने लगा था कि शायद इस बार हाँ। दोपहर में कार्ला एक मोटी फाइल के साथ अध्ययन कक्ष में आई। यहां शिखर कंस्ट्रक्शन की रिपोर्ट है, उसने डेस्क पर रखते हुए कहा। राजवीर ने पहली खोली। दुर्घटना रिपोर्ट। कर्मचारी का नाम रवि कुमार। राजवीर का दिल एक पल के लिए रुक गया। तारीख 2 साल पहले। कारण अपर्याप्त सुरक्षा हार्नेस के बिना मचान से गिरना। राजवीर को अपनी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ती हुई महसूस हुई। उसने पढ़ना जारी रखा। आंतरिक जांच सबूतों की कमी के कारण बंद कर दी गई। कोई औपचारिक मुआवजा नहीं दिया गया। राजवीर ने अपने दांत कसे। कंपनी की, उस निर्माण कंपनी में शेयरधारिता थी। वह मुख्य मालिक नहीं था, लेकिन वह उसका हिस्सा था। वह अचानक खड़ा हो गया। अर्जुन ने इंटरकॉम से बुलाया। अभी आओ। अर्जुन कुछ मिनट बाद अंदर आया। राजवीर ने दस्तावेज डेस्क पर फेंक दिया। क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? अर्जुन ने तेजी से पढ़ा। निर्माण में दुर्घटनाएं होती हैं। राजवीर ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। यह राधा का पति है। अर्जुन ने ऊपर देखा और राजवीर ने डेस्क पर एक मुक्का मारा। और हम उस कंपनी में निवेशक हैं। अर्जुन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। अल्पसंख्यक। हम संचालन नहीं संभालते, लेकिन हमें लाभ मिलता है। खामोशी घनी थी। अर्जुन ने ठंडी आवाज में बात की। तुम सीधी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। राजवीर ने उसे सीधे देखा। मैं कानूनी जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं नैतिक जिम्मेदारी की बात कर रहा हूं। अर्जुन ने आह भरी। अगर तुम उस मानदंड के तहत हर निवेश की समीक्षा करने लगोगे तो तुम आधा पोर्टफोलियो तोड़ दोगे। राजवीर चुप रहा। शायद उसे ठीक यही करना था। उस रात जब घर सामान्य शांति में डूब गया, राधा फिर से भंडार घर में गई। छिपने के लिए नहीं, बल्कि केवल व्यवस्थित करने के लिए। वह भरी हुई अलमारियों के सामने रुक गई। उसे पिछली रात याद आई। उसे अब वही शर्म महसूस नहीं हुई, लेकिन बढ़ती हुई बेचैनी जरूर हुई। राजवीर दरवाजे पर दिखाई दिया। वह धीरे से मुड़ी। मालिक राजवीर। उसने उसे एक अलग तीव्रता से देखा। मुझे तुमसे बात करने की जरूरत है। राधा का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह इस सुबह के बारे में है। राजवीर ने मना किया। यह तुम्हारे पति के बारे में है। राधा की दुनिया रुक गई। रवि के साथ क्या हुआ? राजवीर एक कदम उसकी ओर बढ़ा। मैं कुछ दस्तावेजों की समीक्षा कर रहा था। राधा को अपने शरीर में एक ठंडक दौड़ती हुई महसूस हुई। कौन से दस्तावेज? राजवीर ने घूंट भरा। जिस निर्माण कंपनी में वह काम करता था, उसमें मेरी कंपनी की हिस्सेदारी थी। पूर्ण खामोशी छा गई। राधा ने उसे ऐसे देखा जैसे वह समझ नहीं पा रही थी। इसका क्या मतलब है? राजवीर ने उसकी आंखों में देखा कि मैं अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था। राधा का हाव भाव बदल गया। डर ने कुछ ज्यादा गहरी भावना को रास्ता दिया। दर्द और फिर धीरे धीरे दबी हुई नाराजगी। क्या आपको पता था?
उसने टूटी हुई आवाज में पूछा। नहीं, उसने दृढ़ता से जवाब दिया, लेकिन यह मुझे इससे बरी नहीं करता। राधा एक कदम पीछे हट गई। मेरे पति की मौत इसलिए हुई क्योंकि उनके पास सुरक्षा उपकरण नहीं थे। राजवीर ने सिर हिलाया। मुझे पता है, और किसी ने हमारी मदद नहीं की। राजवीर ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। मुझे वह भी पता है। राधा की गालों पर आंसू बहने लगे। और अब क्या? उसने पूछा। क्या आप मुझसे कहेंगे कि आपको अफसोस है? राजवीर ने अपराधबोध का बोझ अपनी छाती पर एक पत्थर की तरह महसूस किया। मैं कुछ करूंगा। राधा ने कड़वी हंसी हंसी। 2 साल बाद राजवीर ने उसकी आंखों में देखा। हां, भले ही देर हो जाए। तनाव भंडार घर में भर गया। राधा मुश्किल से सांस ले रही थी। मेरे पति को उस कंपनी पर भरोसा था। उसने फुसफुसाया। उसे लगता था कि यह सुरक्षित है। राजवीर ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। मुझे भी भरोसा था, उसने स्वीकार किया। राधा ने अपनी ठुड्डी उठाई। फर्क यह है कि आपने कुछ नहीं खोया। उस वाक्य ने उसे छेद दिया, क्योंकि वह सही थी, लेकिन कुछ बदल रहा था और अतीत, जो दफन लग रहा था, जवाबों की मांग करने लगा था। राधा ने अपनी वर्दी की आस्तीन से आंसू पोंछे। मुझे आपकी दया नहीं चाहिए। राजवीर एक कदम और करीब आया। मैं तुम्हें दया नहीं दे रहा हूं, मैं तुम्हें न्याय दे रहा हूं। शब्द फिर से गूंज उठा, लेकिन इस बार यह केवल वेतन नहीं था, यह सच्चाई थी। और सच्चाई का मतलब था हितों, भागीदारों, कंपनियों, अनुबंधों का सामना करना। और जब सच्चाई चलना शुरू करती है तो वह संरचनाओं को हिला देती है। और वह संरचना राजवीर सिंह का साम्राज्य थी। उन दोनों में से किसी को भी अभी तक यह नहीं पता था कि शिखर कंस्ट्रक्शन एक नए करोड़पति अनुबंध को बंद करने वाला था और अनियमितताओं को उजागर करना कई लोगों को डुबो सकता था। सवाल अब यह नहीं था कि क्या राजवीर राधा की मदद करने को तैयार था। सवाल यह था कि वह कितना खोने को तैयार था। और जब एक करोड़पति अपने ही तंत्र का सामना करने का फैसला करता है तो युद्ध शुरू होने में देर नहीं लगती। उन शब्दों के बाद भंडार घर में खामोशी छा गई। राधा अपनी आंखों में दबी हुई नाराजगी के साथ अचल रही, जबकि राजवीर ने अपनी नजरें हटाए बिना उसकी आंखों में देखा। पहली बार उनके बीच कोई पदानुक्रम नहीं था, केवल 2 लोग एक ऐसी सच्चाई का सामना कर रहे थे जो बहुत ज्यादा दर्दनाक थी। इसका वास्तव में क्या मतलब है? राधा ने अंत में धीमी लेकिन दृढ़ आवाज में पूछा कि जब मेरे पति बिना सुरक्षा के काम करते थे तब आप पैसे कमा रहे थे। राजवीर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। सही शब्द मौजूद नहीं थे, केवल सच्चाई। इसका मतलब है कि मैंने एक ऐसी कंपनी में निवेश किया जिसकी मैंने ठीक से निगरानी नहीं की। उसने स्वीकार किया कि मैंने बिना सवाल किए रिपोर्टों पर भरोसा किया और अप्रत्यक्ष रूप से एक ऐसी प्रणाली से लाभान्वित हुआ जो विफल रही। राधा ने घूंट भरा। सालों का बोझ एक बार की तरह लौट आया। विफल रही, उसने लगभग फुसफुसाते हुए दोहराया। यह एक विफलता नहीं थी, यह लापरवाही थी। राजवीर ने उस शब्द का प्रभाव महसूस किया। लापरवाही। वह उसकी ओर एक कदम बढ़ी, लेकिन एक अधीनस्थ के रूप में नहीं, बल्कि एक विधवा के रूप में। मेरे पति दुर्भाग्य से नहीं मरे। उनकी मौत इसलिए हुई क्योंकि किसी ने सुरक्षा पर बचत करने का फैसला किया। हवा और भारी हो गई। राजवीर ने गहरी सांस ली। मुझे पता है। नहीं, आपको नहीं पता, उसने दृढ़ता से जवाब दिया। आपने नहीं देखा कि उसे चादर में लपेटकर कैसे लाया गया। आपने मेरे बच्चों को यह पूछते हुए नहीं सुना कि पापा क्यों नहीं उठे। राजवीर ने एक पल के लिए अपनी नजरें झुका लीं, लेकिन फिर से उसे थाम लिया। मैंने इसे नहीं जिया, उसने स्वीकार किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अब अपनी जिम्मेदारी नहीं ले सकता। राधा ने धीरे धीरे मना किया। जो जिम्मेदारी थी वह तो पहले ही बीत चुकी है। यह वाक्य एक फैसले की तरह था। खामोशी कई सेकंड तक चली। बाहर गैरेज में घुसती एक कार की दूर की आवाज ने तनाव को तोड़ दिया। राजवीर ने धीमी आवाज में बात की। आंतरिक जांच बिना औपचारिक मुआवजे के बंद कर दी गई थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। राधा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। आपको यह कैसे पता? मैंने रिपोर्ट पढ़ी। उसे लगा कि जमीन उसके पैरों के नीचे खिसक रही है। मुझे कभी उन दस्तावेजों तक पहुंच नहीं मिली। राजवीर ने जबड़ा कस लिया। क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि तुम उन्हें देखो। राधा के दिमाग में विचार आकार लेने लगा। 2 साल से उसने आधिकारिक संस्करण को स्वीकार कर लिया था। एक अपरिहार्य दुर्घटना, दुर्भाग्य, सबूतों की कमी, लेकिन अब एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में कागजात के साथ जिसके पास शक्ति तक पहुंच थी, कहानी बदलने लगी थी। आपने वास्तव में क्या पाया? राजवीर ने पूछा। वह भंडार घर से बाहर निकलने की ओर चला। मेरे साथ आओ। वह एक पल के लिए झिझकी, लेकिन उसके पीछे अध्ययन कक्ष तक चली। अंदर घुसते ही
उसने विरोधाभास महसूस किया। गहरा लकड़ी, ऊंची अलमारियां, फ्रेम किए गए डिप्लोमा, एक ऐसा कार्यालय जो अधिकार से भरा था। राजवीर ने दरवाजा बंद किया, डेस्क पर फाइल खोली और उसे उसकी ओर घुमा दिया। राधा अनिश्चित कदमों से करीब आई। दस्तावेज को छूते ही उसके हाथ कांपने लगे। दुर्घटना रिपोर्ट, रवि कुमार। राजवीर का दिल एक पल के लिए रुक गया। सुरक्षा हार्नेस की कमी, अपर्याप्त पर्यवेक्षण, अधूरा रखरखाव रिकॉर्ड। राधा को लगा कि उसे सांस नहीं आ रही थी। वह नहीं था जो हमें बताया गया था, उसने फुसफुसाया। राजवीर ने सिर हिलाया। जांच को एक अलग घटना के रूप में बंद कर दिया गया था, लेकिन आंतरिक रिपोर्ट सुरक्षा पर कई पिछली चेतावनियों को दिखाती हैं। राधा ने धीरे धीरे ऊपर देखा। कई? राजवीर ने सिर हिलाया। कम से कम 3 पिछली रिपोर्टों ने मचान की संरचना में जोखिमों को इंगित किया था। राधा के हाथ और तेजी से कांपने लगे। तो वे जानते थे, उसने लगभग आवाजहीन होकर कहा। कुछ हाँ और किसी ने कुछ नहीं किया। राजवीर चुप रहा। वह खामोशी पर्याप्त जवाब थी। राधा को अपनी छाती में गुस्से की लहर महसूस हुई। मेरे पति की मौत इसलिए हुई क्योंकि किसी ने नए हार्नेस पर पैसे खर्च न करने का फैसला किया। राजवीर ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। यह संभव है। संभव शब्द एक घाव पर नमक की तरह था। संभव? उसने अविश्वास से दोहराया। आपके पास सबूत हैं? राजवीर ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। मेरे पास संकेत हैं, लेकिन उन्हें औपचारिक सबूतों में बदलने के लिए हमें एक बाहरी ऑडिट की जरूरत है। राधा एक कदम पीछे हट गई। ऑडिट? हाँ, और इसका मतलब है अनियमितताओं को उजागर करना जो मौजूदा अनुबंधों को प्रभावित कर सकती हैं। राधा तुरंत समझ गई। और क्या इससे आपकी कंपनी प्रभावित होगी? राजवीर ने संकोच नहीं किया। हाँ, उसने चुपचाप उसकी ओर देखा। तो फिर ऐसा क्यों करें? राजवीर ने उसे ऐसे देखा जैसे जवाब स्पष्ट हो। क्योंकि सही चीज हमेशा सुविधाजनक नहीं होती। राधा को अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। सालों से उसने सीखा था कि शक्तिशाली लोग हमेशा सुविधाजनक चुनते। आमी, 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 आमी। और आपका भाई? उसने पूछा। क्या वह सहमत नहीं लग रहा था? राजवीर ने हल्की सांस छोड़ी। अर्जुन संख्याओं के बारे में सोचता है। मैंने भी बहुत समय तक ऐसा ही किया। और अब? राजवीर ने डेस्क पर दस्तावेज की ओर देखा। अब मैं एक नाम देखता हूं, तुम्हारे पति का। खामोशी फिर से कमरे में भर गई। राधा डेस्क के सामने कुर्सी पर बैठ गई। अगर आप वह जांच खोलते हैं तो इसके परिणाम होंगे। राजवीर ने सिर हिलाया। सभी के लिए, आपके लिए भी। हाँ। राधा ने गहरी सांस ली। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी कंपनी का नुकसान हो। राजवीर ने ऊपर देखा। यह तुम्हारी गलती नहीं होगी। यह एक सच्चाई के कारण होगा जिसका सामना सालों पहले होना चाहिए था। राधा ने अपने होंठ कसे। और अगर वे कुछ भी साबित नहीं कर पाते हैं? राजवीर ने उसकी आंखों में देखा। तो कम से कम हमने न्याय करने की कोशिश तो की होगी। शब्द फिर से दिखाई दिया, लेकिन इस बार इसका एक अलग वजन था। गलियारे से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। दरवाजा बिना किसी पूर्व सूचना के खुला। अर्जुन कड़े भाव के साथ अंदर आया। यहां क्या हो रहा है? उसकी नजर सीधे डेस्क के सामने बैठी राधा पर पड़ी। वह तुम्हारे कार्यालय में गोपनीय दस्तावेजों की समीक्षा क्यों कर रही है? राजवीर खड़ा हो गया। क्योंकि वे दस्तावेज उसके पति के बारे में हैं। अर्जुन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। यह पागलपन है। राधा उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राजवीर ने एक हाथ उठाया। रुको। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा। तुम व्यक्तिगत मामलों को रणनीतिक निवेशों के साथ नहीं मिला सकते। राजवीर ने शांत दृढ़ता से जवाब दिया। यह व्यक्तिगत मामले नहीं हैं, यह नैतिक मामले हैं। अर्जुन ने व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसी। नैतिकता वेतन नहीं चुकाती। राजवीर ने उसे एक ऐसी दृढ़ता से देखा जो अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन नैतिकता की कमी सब कुछ नष्ट कर सकती है। अर्जुन ने अपने दांत कसे। अगर तुम यह ऑडिट की बराबरा थी खोलते हो तो बड़े साझेदार पीछे हट सकते हैं। उन्हें ऐसा करने दो। यह वाक्य बम की तरह गिरा। अर्जुन चुप रहा। क्या तुम एक कर्मचारी के लिए लाखों का जोखिम उठाने को तैयार हो? राजवीर ने बिना झिझके जवाब दिया। मैं एक ऐसे जीवन के लिए लाखों का जोखिम उठाने को तैयार हूं जिसे फेंकने योग्य माना गया था। अर्जुन ने उसे लंबे समय तक देखा, फिर ठंडी आवाज में बात की। अगर तुम यह करते हो तो तुम्हें मेरा साथ नहीं मिलेगा। राजवीर ने उसकी आंखों में देखा। मैं समझ गया। अर्जुन ने दरवाजा जोर से बंद करके अध्ययन कक्ष से बाहर निकल गया। जो खामोशी बची थी वह भारी थी। राधा ने राजवीर की ओर देखा। मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से आप लोगों में लड़ाई हो। राजवीर ने मना किया। लड़ाई तुम्हारे कारण नहीं है।
यह उस तरीके के कारण है जिससे हम चीजों को संभालते रहे हैं। राधा ने गहरी सांस ली। अब आप क्या करेंगे? राजवीर ने फोन उठाया। आज ही एक स्वतंत्र ऑडिटर से संपर्क करूंगा। राधा को डर और उम्मीद का मिश्रण महसूस हुआ। इसमें महीनों लग सकते हैं। राजवीर ने सिर हिलाया। लेकिन यह आज से शुरू होगा। उसने उसे तीव्रता से देखा। अगर यह गलत होता है तो आप बहुत कुछ खो सकते हैं। राजवीर ने नई शांति के साथ उसकी ओर देखा। शायद मुझे कुछ खोने की जरूरत है ताकि मैं वह वापस पा सकूं जो मायने रखता है। शब्दों ने उसे अवाक कर दिया। घंटों बाद जब ऑडिटर से संपर्क किया गया और पहली हलचल शुरू होने लगी तो घर बाहर से शांत लग रहा था, लेकिन अंदर सब कुछ बदल रहा था। अनन्या बिना दस्तक दिए अध्ययन कक्ष में दौड़ती हुई आई। पापा, क्या मैं आपको कुछ दिखा सकती हूं? राजवीर उसे अपनी आंखों के स्तर पर देखने के लिए घुटनों पर बैठ गया। जरूर राजकुमारी। उसने उसे एक तस्वीर दिखाई। यह एक बड़ा घर था जिसमें 3 आकृतियां बाहर थीं, एक बच्ची, एक एप्रन वाली महिला और एक आदमी। यह हम हैं, उसने मुस्कुराते हुए कहा। राधा भी यहां रहती है। राधा, जो दरवाजे पर चिंतित भाव के साथ खड़ी थी, उसे लगा कि उसका दिल रुक गया। राजवीर ने चुपचाप तस्वीर की ओर देखा। छवि सरल थी लेकिन शक्तिशाली। तुमने राधा को यहां क्यों बनाया? उसने पूछा। अनन्या ने उसे ऐसे देखा जैसे सवाल बेतुका हो। क्योंकि वह हमारी देखभाल करती है। बच्ची की मासूमियत ने संदेश स्पष्ट कर दिया। राधा की आंखों में आंसू आ गए। राजवीर ने अपनी आंतरिक एक निर्णय के साथ तस्वीर की ओर देखा। यह सिर्फ कानूनी न्याय के बारे में नहीं था, यह परिवार के बारे में था। लेकिन हर कोई इस निर्णय को अच्छी नजर से नहीं देखेगा। उसी दोपहर अर्जुन को निर्माण कंपनी के मुख्य साझेदारों में से एक का फोन आया। हमें सूचित किया गया है कि राजवीर एक बाहरी ऑडिट का अनुरोध कर रहा है। दूसरी तरफ की आवाज ने कहा, क्या यह सच है? अर्जुन ने अपने कार्यालय की खिड़की से बाहर देखा। हाँ, इससे नियामक समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अर्जुन चुप रहा। अगर यह आगे बढ़ता है तो सभी के लिए परिणाम होंगे, साझेदार ने चेतावनी दी। अर्जुन ने धीरे धीरे फोन रखा। मुझे पता है। वह जानता था कि राजवीर एक सीमा पार कर रहा था, और जब कोई शक्तिशाली व्यक्ति एक सीमा पार करता है तो दूसरे उसे रोकने की कोशिश करते हैं। उस रात राधा अपने छोटे से कमरे में वापस गई। बिस्तर पर बैठकर मी और आ अक्षरों वाले धागे के कंगन को देखा। उसके बच्चे। उसने सोचा कि क्या हो रहा था। उसने रवि के बारे में सोचा। उसने इस संभावना के बारे में सोचा कि सच्चाई अंततः सामने आएगी। लेकिन उसने खतरे के बारे में भी सोचा, क्योंकि एक बड़ी निर्माण कंपनी में भ्रष्टाचार को उजागर करना कोई खेल नहीं था। यह प्रतिशोध ला सकता था और राजवीर उनका सामना करने को तैयार था। सवाल यह था, क्या वह आने वाली चीजों के लिए तैयार थी? क्योंकि जब सच्चाई अपना रास्ता बनाना शुरू करती है तो कोई पीछे हटना नहीं होता। ऑडिट जितनी उम्मीद की जा रही थी उससे कहीं ज्यादा तेजी से शुरू हो गया। भंडारघर में उस बातचीत के 2 दिन बाद एक बाहरी टीम मुंबई में शिखर कंस्ट्रक्शन के केंद्रीय कार्यालयों में पहुंची। उन्होंने कोई घोटाले की घोषणा नहीं की, कोई सार्वजनिक संदेह नहीं उठाया। वे विवेकपूर्ण सूट पहने, बंद फाइलों और अनुरोधों की एक विस्तृत सूची के साथ आए। रखरखाव रिकॉर्ड, सुरक्षा अनुबंध, रवि कुमार की दुर्घटना से पहले की आंतरिक रिपोर्टें। खबर एक शांत झील में पत्थर की तरह गिरी। निर्माण कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी राजेश शर्मा ने अपने माथे पर शिकन के साथ दस्तावेजों को देखा। इसे किसने अधिकृत किया? उसने सूखी आवाज में पूछा। राजवीर, वकीलों में से एक ने जवाब दिया। उसने तत्काल समीक्षा की मांग की। राजेश ने जबड़ा कस लिया। वह समझौतों में नहीं था। वह अल्पसंख्यक शेयरधारक है। उसे अनियमितताओं के संकेत होने पर असाधारण ऑडिट का अनुरोध करने का अधिकार है। राजेश ने धीरे से मेज पर अपनी उंगलियों से टैप किया। यह हमें नष्ट कर सकता है। इस बीच हवेली में राधा दिनचर्या को ऐसे बनाए रखने की कोशिश कर रही थी जैसे कुछ भी नहीं हो रहा था। उसने खाना बनाया, कमरों को व्यवस्थित किया, अनन्या को उसके गृह कार्य में मदद की, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। हर बार जब राजवीर का फोन बजता था उसका दिल तेजी से धड़कने लगता था। हर बार जब वह अध्ययन कक्ष से बाहर निकलते हुए उसके तनाव भरे भाव को देखती थी तो उसे लगता था कि अतीत एक तूफान की तरह करीब आ रहा था। उस दोपहर राजवीर ने उसे फिर से अध्ययन कक्ष में बुलाया। वह हमेशा की तरह घबराहट के साथ अंदर आई, लेकिन अब कुछ और भी था। उम्मीद। कोई खबर है? उसने धीमी आवाज में पूछा। राजवीर ने गंभीरता से उसकी ओर देखा। हाँ। खामोशी भारी हो गई। ऑडिटर्स को कुछ महत्वपूर्ण। राजवीर ने लैपटॉप की स्क्रीन उसकी ओर घुमाई। आंतरिक ईमेल। दुर्घटना से हफ्तों पहले पर्यवेक्षकों के बीच संचार।
राधा धीरे धीरे करीब आई। उसने एक पंक्ति पढ़ी जिससे वह कांप उठी। हार्नेस बदलने से देरी और अतिरिक्त लागत आएगी। अगली चरण तक मौजूदा उपकरण बनाए रखें। तारीख स्पष्ट थी। रवि की मौत से 1 महीने पहले राधा ने अपना हाथ अपने मुंह पर रखा। वे जानते थे। उसने फुसफुसाया। राजवीर ने गंभीरता से सिर हिलाया। उपकरण के घिसने के बारे में औपचारिक चेतावनी थी। उन्होंने निवेश को टालने का फैसला किया। राधा के पैर कांपने लगे। वह कुर्सी पर गिर पड़ी। मेरे पति की मौत पैसे बचाने के लिए हुई। वाक्य लगभग अनसुना था, लेकिन अध्ययन कक्ष के अंदर कुछ तोड़ने के लिए पर्याप्त तेज था। राजवीर उसके सामने बैठ गया। यह अब केवल लापरवाही नहीं है, यह छिपाना है। राधा ने दबी हुई आंसुओं से भरी आंखों से उसकी ओर देखा। अब क्या होगा? राजवीर ने गहरी सांस ली। अगर ऑडिटर सीधी जिम्मेदारी की पुष्टि करते हैं तो मामले को कानूनी रूप से फिर से खोला जा सकता है। उसे एक आंतरिक झटका लगा। 2 साल बाद, हाँ, नए सबूतों के साथ यह संभव है। राधा ने आंखें बंद कर लीं। 2 साल से उसने खुद को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर किया था कि यह एक अपरिहार्य दुर्घटना थी। उसने खुद को उस संस्करण को दोहराया ताकि वह आगे बढ़ सके, ताकि वह गुस्से से पागल न हो जाए। और अब सच्चाई एक ऐसे घाव को खोल देगी जो कभी बंद नहीं हुआ। अगर यह सामने आता है, उसने धीरे धीरे कहा, तो कंपनी बंद हो सकती है। राजवीर ने उसकी आंखों में देखा। अनुबंध खो सकती है, मुकदमों का सामना कर सकती है, और आप भी। खामोशी फिर से छा गई। राधा ने अपनी नजरें झुका लीं। मैं आपकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती। राजवीर ने दृढ़ता से मना किया। मेरा जीवन सच्चाई का सामना करने से बर्बाद नहीं होता। यह तब बर्बाद होता जब मैं उसे अनदेखा करता। उसने उसे कृतज्ञता और डर के मिश्रण से देखा। आप वास्तव में यह क्यों कर रहे हैं? उसने पूछा। राजवीर ने जवाब देने से पहले एक पल लिया। क्योंकि उस रात भंडार घर में मैं कुछ समझा। यह सिर्फ भूख के बारे में नहीं था, यह गरिमा के बारे में था। और अगर मैं इस पर आंखें मूंद लेता हूं तो मैं उसी प्रणाली का हिस्सा बना रहूंगा जिसने तुम्हारे पति को मरने दिया। राधा को लगा कि आंसू अंततः बह रहे हैं। मैं बस चाहती थी कि कोई यह पहचान ले कि यह उसकी गलती नहीं थी। उसने फुसफुसाया कि यह रवि की लापरवाही नहीं थी। राजवीर ने सिर हिलाया। यह उसकी गलती नहीं थी। यह निश्चित रूप से कहा गया। आश्वासन एक दर्दनाक मरहम की तरह था, लेकिन माहौल शांत होने से बहुत दूर था। उसी रात अर्जुन चिंतित भाव के साथ अध्ययन कक्ष में आया। साझेदार गुस्से में है। उसने घोषणा की, राजेश शर्मा मानहानि के लिए आप पर मुकदमा करने की धमकी दे रहा है। राजवीर नहीं हिला। उसे ऐसा करने दो। अर्जुन ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। यह मीडिया तक पहुंच सकता है। शायद ऐसा ही होना चाहिए। अर्जुन एक कदम आगे बढ़ा। क्या तुम इसे एक राष्ट्रीय घोटाले में बदलने को तैयार हो? राजवीर ने शांत दृढ़ता से जवाब दिया। अगर इसका मतलब है कि सुरक्षा पर बचत करने के लिए और अधिक श्रमिक नहीं मरेंगे। हाँ। अर्जुन ने उसे लंबे समय तक देखा। मैंने तुम्हें ऐसा कभी नहीं देखा। राजवीर ने संक्षेप में अपनी नजरें झुका ली। मैंने भी नहीं। राधा, जो बिना इच्छा के गलियारे से सुन रही थी, उसे चक्कर और दृढ़ संकल्प का मिश्रण महसूस हुआ। सच्चाई सामने आ रही थी, लेकिन हर रहस्योद्घाटन के साथ जोखिम बढ़ रहा था। और मुंबई में कहीं राजेश शर्मा सहयोगियों की तलाश में अपरिहार्य को रोकने की कोशिश में तत्काल कॉल कर रहा था। क्योंकि जब पैसा दांव पर होता है तो नैतिकता एक खतरा बन जाती है। और अब उस खतरे का नाम रवि कुमार था। सवाल अब यह नहीं था कि लापरवाही हुई थी या नहीं। सवाल यह था कि और कौन जानता था, और कौन सब कुछ बचाने के लिए झूठ बोलने को तैयार होगा। शिखर कंस्ट्रक्शन हवेली में दबाव एक लगातार धड़कन की तरह महसूस होने लगा था। यह दिखाई नहीं दे रहा था। दरवाजे पर अभी तक कोई पत्रकार नहीं था, कोई हेडलाइन नहीं थी, लेकिन राजवीर का फोन लगातार बज रहा था और हर कॉल में सलाह के रूप में वही चेतावनी आती थी। अच्छे से सोच लो, यह तुम्हारे खिलाफ जा सकता है। बहुत सारे हित शामिल हैं। लेकिन यह अब केवल व्यवसाय का मामला नहीं था। यह एक आधिकारिक दस्तावेज में रवि कुमार का नाम था। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने सालों पहले जीवन से ऊपर बचत को रखा था। उस सुबह ऑडिटर्स एक ऐसी प्रारंभिक रिपोर्ट के साथ लौटे जो राजवीर की उम्मीद से कहीं ज्यादा ठोस थी। अध्ययन कक्ष में माहौल घना था। राधा मौजूद थी। इस बार राजवीर के स्पष्ट निर्णय से कर्मचारी के रूप में नहीं, बल्कि प्रभावित पक्ष के रूप में। मुख्य ऑडिटर, एक ग्रे सूट वाला आदमी जिसका नाम सुनील वर्मा था, ने अपनी फाइल खोली। हमने कई अनियमितताओं की पहचान की है, उसने तकनीकी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। केवल श्री रवि कुमार के मामले में ही नहीं। राजवीर ने अपनी भौहें सिकोड़ी। आपका क्या मतलब है? सुनील ने मेज पर कई दस्तावेज रखे।
उसी कार्यस्थल पर कम से कम 4 पिछली दुर्घटनाएं हुई हैं। सभी सुरक्षा उपकरण की विफलता से संबंधित हैं। उनमें से किसी को भी श्रम अधिकारियों को आधिकारिक तौर पर रिपोर्ट नहीं किया गया था। राधा को अपनी रीढ़ में एक ठंडक दौड़ती हुई महसूस हुई। 4, उसने फुसफुसाया। हाँ, सुनील ने जवाब दिया, और उनमें से 2 में गंभीर चोटें थीं। राजवीर ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। यह अब एक अलग त्रासदी नहीं थी, यह एक पैटर्न था। सुरक्षा बजट पर निर्णयों को कौन अधिकृत करता था? राजवीर ने पूछा। सुनील ने एक पृष्ठ पलटा। मुख्य परिचालन अधिकारी राजेश शर्मा। लेकिन हमें ऐसे ईमेल भी मिले जहां वह निवेशकों द्वारा मांगे गए लाभप्रदता मार्जिन को बनाए रखने की आवश्यकता का उल्लेख करता है। खामोशी एक शिला की तरह गिर गई। राजवीर समझ गया कि इसका क्या मतलब था। यह केवल परिचालन लापरवाही नहीं थी, यह वित्तीय दबाव था। क्या आपका मतलब हमसे है? उसने नियंत्रित आवाज में पूछा। सुनील ने उसकी आंखों में देखा। आपकी कंपनी उन शेयरधारकों में से थी जिन्होंने तिमाही रिटर्न में वृद्धि का अनुरोध किया था। अध्ययन कक्ष से हवा निकल गई। राधा ने राजवीर की ओर देखा, नफरत से नहीं बल्कि बर्बादी से। राजवीर को किसी भी पिछले वार से ज्यादा जोरदार आंतरिक वार महसूस हुआ। क्या आप कह रहे हैं कि लाभप्रदता के दबाव ने सुरक्षा लागत में कमी को प्रभावित किया? उसने पूछा। यह अत्यधिक संभावित है, सुनील ने जवाब दिया। ईमेल इसे स्पष्ट रूप से सुझाव देते हैं। दस्तावेजों में से एक राधा की ओर बढ़ाया गया। उसने कांपते हाथों से उसे लिया। उसने एक रेखा पढ़ी जिस पर जोर दिया गया था, अगर हम परिचालन खर्चों को समायोजित नहीं करते हैं तो निवेशक समर्थन वापस ले लेंगे। तारीख दुर्घटना से 2 हफ्ते पहले की थी। राधा को लगा कि दुनिया झुक रही है। तो यह केवल निदेशक नहीं था, उसने मुश्किल से सुनाई देने वाली आवाज में कहा। यह एक पूरी व्यवस्था थी। राजवीर इस बार उसकी आंखों में नहीं देख पाया, क्योंकि वह कुछ विनाशकारी समझ गया था। भले ही उसने कोई सीधा आदेश नहीं दिया था, भले ही वह कार्यस्थल पर मौजूद नहीं था, वह व्यवस्था जिसे उसने बनाने में मदद की थी, उसने ऐसा दबाव बनाया था जिसने अंततः रवि को मार डाला था। खामोशी कई सेकंड तक चली। कानूनी रूप से, सुनील ने जारी रखा, सीधी जिम्मेदारी परिचालन प्रशासन पर आती है, लेकिन मीडिया और नैतिक रूप से यह बढ़ सकता है। राजवीर ने धीरे धीरे सिर हिलाया। सिफारिश, अगर आप आगे बढ़ने का फैसला करते हैं तो आपको कानूनी लड़ाई के लिए तैयार रहना चाहिए, और अपने नाम को मामले के साथ हेडलाइन में आने के लिए। राधा ने ऊपर देखा। हेडलाइन? उसने दोहराया। सुनील ने सम्मान से उसकी ओर देखा। हाँ, यह अब केवल एक आंतरिक ऑडिट नहीं है। जब ऑडिटर चला गया तो अध्ययन कक्ष में खामोशी छा गई। राजवीर खिड़की के पास खड़ा रहा, बेदाग बगीचे को देखता रहा जो अब व्यंग्यात्मक लग रहा था। राधा अभी भी बैठी थी, दस्तावेजा अभी भी उसके हाथों में था। आपको नहीं पता था, उसने अंत में खामोशी तोड़ते हुए कहा। राजवीर ने तुरंत जवाब नहीं दिया। मुझे नहीं पता था, उसने स्वीकार किया, लेकिन मैं उस तंत्र का हिस्सा था। राधा ने गहरी सांस ली। रवि को आपकी कंपनी पर भरोसा था। यह वाक्य एक छुरी की तरह था। राजवीर ने आंखें बंद कर लीं। मैंने भरोसा किया था कि मेरे साझेदार नैतिकता के साथ काम करते हैं। राधा धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। क्या आप आगे बढ़ेंगे? राजवीर उसकी ओर मुड़ा। हाँ, भले ही वे मुझ पर आरोप लगाएं। हाँ, भले ही मैं अनुबंध खो दूं। हाँ। राधा ने उसे लंबे समय तक चुपचाप देखा। तो यह अब केवल मेरे पति के लिए नहीं है। राजवीर ने धीरे से मना किया। नहीं, यह उन सभी श्रमिकों के लिए है जो अभी भी वहां हैं। उसी पल फोन बजा। राजवीर ने स्क्रीन की ओर देखा। राजेश शर्मा। राजवीर, राजेश ने तनाव भरी आवाज में कहा, हमें बात करने की जरूरत है। मैं सुन रहा हूं, तुम इसे बहुत दूर ले जा रहे हो। राजवीर ने जवाब नहीं दिया। ऑडिट श्रम अधिकारियों तक पहुंच गया है, राजेश ने जारी रखा। क्या तुम जानते हो इसका क्या मतलब है? कि सच्चाई सामने आ रही है। राजवीर ने शांत दृढ़ता से जवाब दिया। राजेश ने कड़वी हंसी हंसी। सच्चाई करोड़ों के मुआवजे का भुगतान नहीं करती। राजवीर ने फोन कसकर पकड़ा। झूठ जान लेता है। दूसरी तरफ भारी खामोशी छा गई। अगर तुम आगे बढ़ते हो तो मैं तुम्हें अपने साथ घसीटूंगा, राजेश ने चेतावनी दी। तुम इससे साफ नहीं निकलोगे। राजवीर ने राधा की ओर देखा। मैं साफ निकलने की तलाश में नहीं हूं, मैं सच्चाई के बाहर आने की तलाश में हूं। उसने फोन रख दिया। राधा ने धमकी का बोझ महसूस किया। यह सिर्फ एक परेशान व्यवसायी नहीं है, उसने कहा, यह कोई शक्तिशाली है। राजवीर ने सिर हिलाया। और शक्ति असहज होती है जब वह उजागर होती है। उस रात एक डिजिटल पोर्टल पर पहली खबर छपी, शिखर कंस्ट्रक्शन
सुरक्षा अनियमितताओं की संभावित जांच के दायरे में लेख में रवि कुमार का नाम दिखाई दिया। राधा ने अपने छोटे से कमरे से उसे पढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे। पहली बार उसके पति के नाम के साथ दुर्घटना शब्द नहीं था, बल्कि जांच शब्द था। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। वे सिर्फ दर्द के नहीं थे, वे विंडिकेशन के थे। ऊपर अर्जुन अपने कार्यालय में इधर उधर घूम रहा था। यह एक आपदा है, उसने बुदबुदाया। राजवीर बिना दस्तक दिए अंदर आया। यह एक आपदा नहीं है, यह परिणाम है। अर्जुन ने निराशा से उसकी ओर देखा। साझेदार निवारक रूप से पूंजी वापस ले रहे हैं। उन्हें ऐसा करने दो, तुम लाखों खो सकते हो। राजवीर करीब आया। अगर वे लाखों ऐसी खामोशियों पर बने हैं तो उनका कोई मतलब नहीं है। अर्जुन ने चुपचाप उसकी ओर देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कहोगे। राजवीर ने गहरी सांस ली। मैंने भी नहीं। नीचे भोजन कक्ष में अनन्या फिर से चित्र बना रही थी। राधा उसके बगल में बैठ गई। तुम क्यों रो रही हो? बच्ची ने मासूमियत से पूछा। राधा ने मुश्किल से मुस्कुराया। क्योंकि कभी कभी मेरी बच्ची, दुखद चीजें थोड़ी बेहतर होने लगती हैं। अनन्या ने सिर झुकाया। यह तुम्हारे पति के लिए है। राधा ने सिर हिलाया। हाँ। बच्ची ने उसका हाथ पकड़ा। मेरे पापा ने कहा कि वह सही करेंगे। राधा ने अध्ययन कक्ष की ओर देखा। वह जानती थी कि यह निर्णय बहुत सी चीजों को नष्ट कर सकता है, लेकिन वह यह भी जानती थी कि अब कोई पीछे हटना नहीं था। उसी भोर में राजवीर के मेलबॉक्स में एक नई रिपोर्ट आई। ऑडिटर को कुछ और मिला था। एक आंतरिक दस्तावेज जिसे गोपनीय के रूप में चिह्नित किया गया था। एक ज्ञापन जहां राजेश शर्मा ने चेतावनी दी थी कि अगर बाहरी ऑडिट सुरक्षा स्थितियों की समीक्षा करते हैं तो निवेशकों के साथ साझा जिम्मेदारी पैदा हो सकती है, जिन्होंने लाभप्रदता के मार्जिन के लिए दबाव डाला था। राजवीर को एक सूखा झटका महसूस हुआ। साझा जिम्मेदारी, इसमें वह भी शामिल था, और इस बार दर्शक के रूप में नहीं, बल्कि एक अभिनेता के रूप में। उसने लंबे समय तक दस्तावेज की ओर देखा। वह जानता था कि अगर वह इसे सार्वजनिक करता है तो इसका निर्माण उसकी प्रतिष्ठा के लिए विनाशकारी प्रभाव होगा। लेकिन वह यह भी जानता था कि इसे छिपाना उसे ठीक वही बना देगा जिसकी उसने हमेशा आलोचना की थी। राधा ने अध्ययन कक्ष का दरवाजा हल्के से खटखटाया। क्या मैं अंदर आ सकती हूं? राजवीर ने सिर हिलाया। वह अंदर आई और उसके चेहरे पर गंभीर भाव देखा। क्या हुआ? राजवीर ने स्क्रीन उसकी ओर घुमाई। यह। राधा ने ज्ञापन को धीरे धीरे पढ़ा। जब उसने खत्म किया तो उसने ऊपर देखा। तो आप वास्तव में शामिल थे। राजवीर ने क्रूर ईमानदारी से सिर हिलाया। अप्रत्यक्ष रूप से, लेकिन हां। खामोशी शाश्वत हो गई। राधा ने गहरी सांस ली। आप क्या करेंगे? राजवीर ने उसकी ओर सीधे देखा। इसे स्वीकार करूंगा, शब्द एक निश्चित घोषणा की तरह गिरा। राधा को लगा कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है, क्योंकि वह निर्णय सब कुछ बदल देगा। न केवल उसकी कहानी, बल्कि एक ऐसे आदमी की कहानी भी जो अपने ही साम्राज्य का सामना करने को तैयार था। और जब एक करोड़पति उन संरचनाओं को गिराने का फैसला करता है जो उसे सहारा देती हैं, तो दुनिया कांप उठती है, लेकिन सच्चाई अंततः सांस लेने लगती है। खबर सुबह एक बिजली की तरह फूटी। शिखर कंस्ट्रक्शन में सुरक्षा उपायों में कमी से जुड़े वित्तीय दबाव को शेयरधारक ने स्वीकार किया। राजवीर सिंह का नाम राष्ट्रीय सुर्खियों में आया। कुछ ने उसे बहादुर कहा, कुछ ने उसे अविवेकी कहा, कुछ ने सीधे तौर पर उस पर पाखंड का आरोप लगाया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह सार्वजनिक कबूलनामा आसान नहीं था। पिछली रात अध्ययन कक्ष में राजवीर घंटों तक एक कैमरे के सामने बैठा रहा था। एक रिकॉर्ड किया गया संदेश, बिना सलाहकारों के, बिना वकीलों के, वाक्यों को ठीक करते हुए केवल वह और सच्चाई। मेरा नाम राजवीर सिंह है, उसने दृढ़ लेकिन ईमानदार आवाज में शुरू किया था। सालों से मैं एक ऐसी प्रणाली का हिस्सा था जिसने सुरक्षा पर लाभप्रदता को प्राथमिकता दी, भले ही मैंने कोई सीधा आदेश नहीं दिया। मैं स्वीकार करता हूं कि निवेशकों द्वारा उत्पन्न वित्तीय दबाव ने उन निर्णयों में योगदान दिया जिनके कारण जान चली गई। उनमें से एक रवि कुमार की थी। सार्वजनिक रूप से वह नाम बोलते ही उसके अंदर कुछ बदल गया। वह अब रिपोर्ट में एक डेटा नहीं था, वह एक आदमी था, एक पति, एक पिता था। प्रसारण घंटों के भीतर वायरल हो गया। हवेली में माहौल भारी था। अर्जुन फोन कान से लगाए टहल रहा था। हम अनुबंध खो रहे हैं, उसने तनाव के साथ बुदबुदाया। 3 पहले ही रद्द हो चुके हैं। राजवीर उसे बिना प्रतिक्रिया किए सुन रहा था। क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने क्या किया? अर्जुन ने अंत में चिल्लाया। तुमने पूरे देश के सामने जिम्मेदारी स्वीकार कर ली। राजवीर ने शांति से उसकी ओर देखा। नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार की,
यह वकीलों के लिए मुकदमे बनाने के लिए पर्याप्त है, तो उन्हें बनाने दो। अर्जुन ने अविश्वास से उसकी ओर देखा। तुम जो कुछ भी हमने बनाया है वह सब कुछ खो सकते हो। राजवीर ने गहरी सांस ली। अगर हमने जो कुछ भी बनाया है वह ऐसे अन्यायपूर्ण मौन पर टिका है तो शायद उसे गिरना ही चाहिए। भाइयों के बीच लंबी खामोशी छा गई। मैं तुम्हें नहीं पहचानता, अर्जुन ने बुदबुदाया। राजवीर ने एक पल के लिए अपनी नजरें झुका लीं। मैं भी पहले खुद को नहीं पहचानता था। रसोई में राधा कर्मचारियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले छोटे टेलीविजन पर बार बार प्रसारण देख रही थी। उसने अपना नाम सुना, राधा देवी, मृत श्रमिक की विधवा। उसके हाथ कांपने लगे। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि रवि की कहानी छाया से बाहर आएगी। उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि घर का सबसे शक्तिशाली आदमी कैमरे के सामने आएगा और सम्मान के साथ उसका नाम लेगा। अनन्या दौड़ती हुई अंदर आई। राधा, मेरे पापा टीवी पर हैं। राधा ने मुश्किल से मुस्कुराया। मुझे पता है मेरी बच्ची। बच्ची ने स्क्रीन की ओर देखा। वह सच कह रहे हैं, है ना? राधा ने सिर हिलाया। हाँ, वह सच कह रहे हैं, लेकिन सच्चाई सिर्फ राहत नहीं लाती, यह परिणाम भी लाती है। उसी दोपहर राजेश शर्मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। दृढ़ हावभाव के साथ उसने सीधी जिम्मेदारी से इनकार किया और घोषणा की कि निर्माण कंपनी हानिकारक और निराधार बयानों के लिए राजवीर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगी। संघर्ष अब निजी नहीं था, यह सार्वजनिक था, और जब शक्ति उजागर होती है तो वह प्रतिक्रिया करती है। हवेली में एक काली कार मुख्य फाटक के सामने रुकी। सूट पहना हुआ एक आदमी हाथ में फाइल लिए नीचे उतरा। एक न्यायिक नोटिफायर। अर्जुन ने पीले चेहरे के साथ दस्तावेज प्राप्त किया। नुकसान और क्षतियों के लिए मुकदमा। उसने सूखी आवाज में घोषणा की। मैंने तुम्हें कहा था। राजवीर ने बिना कांपे लिफाफा लिया। राधा दिल पकड़े दूर से देख रही थी। मैं नहीं चाहती कि इससे आपका जीवन बर्बाद हो, उसने फुसफुसाते हुए कहा जब वे अकेले थे। राजवीर ने अप्रत्याशित शांति के साथ उसकी ओर देखा। मेरा जीवन पहले ही बर्बाद हो चुका था, बस मुझे पता नहीं था। उसने भौहें सिकोड़ी। आपके पास सफलता, पैसा, एक ठोस कंपनी थी। राजवीर ने धीरे से मना किया, और मैं खाली था। राधा चुप रही। जिस रात मैंने तुम्हें भंडार घर में देखा, उसने जारी रखा। मैं कुछ समझा। यह केवल तुम्हारी भूख नहीं थी, यह मेरी उदासीनता थी। राधा को लगा कि शब्द उसकी छाती से आर पार हो गए। मैं नहीं चाहती थी कि आप दोषी महसूस करें, उसने कहा। राजवीर ने सीधे उसकी ओर देखा। मुझे करुणा महसूस करने के लिए दोषी महसूस नहीं होता। मुझे पहले ऐसा महसूस न करने के लिए जिम्मेदार महसूस होता है। फोन फिर से बजा। इस बार एक राष्ट्रीय चैनल लाइव इंटरव्यू का अनुरोध कर रहा था। राजवीर ने स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने निराशा से उसकी संद नयोद करने के लिए और देखा। क्या तुम खुद को उजागर करते रहोगे? राजवीर ने सिर हिलाया। हाँ। घंटों बाद मुंबई के एक टेलीविजन स्टूडियो में राजवीर पत्रकार के सामने बैठ गया। श्री राजवीर सिंह, उसने शुरू किया, आप जिम्मेदारी क्यों लेते हैं जब कानूनी रूप से आप इससे बच सकते थे? राजवीर ने उसकी आंखों में देखा। क्योंकि वैधता हमेशा न्याय के साथ मेल नहीं खाती। क्या आप वित्तीय परिणामों का सामना करने को तैयार हैं? हाँ। और व्यक्तिगत परिणामों का? राजवीर ने गहरी सांस ली। मैं पहले से ही अपने निर्णयों पर सवाल उठाए बिना बहुत लंबे समय तक जीने का परिणाम भुगत रहा हूं। इंटरव्यू एक वाक्य के साथ समाप्त हुआ जो ट्रेंड बन गया। पैसे खोने के बारे में नहीं है, यह मानवता को वापस पाने के बारे में है। इस बीच पुणे में राधा की मां आंसुओं से भरी आंखों से टेलीविजन देख रही थी। बेटी, उसने फोन पर फुसफुसाते हुए कहा जब उसने बुलाया। पहली बार किसी ने स्वीकार किया है कि रवि दोषी नहीं था। राधा चुपचाप रोई। हाँ मां, आखिरकार। लेकिन दबाव बढ़ता जा रहा था। शेयरधारकों ने पूंजी निकालना शुरू कर दिया। राजवीर की कंपनी के शेयर बाजार में गिर गए। अर्जुन ने फिर से उसका सामना किया। यह एक मुक्त गिरावट है। राजवीर ने स्क्रीन पर संख्याओं की ओर देखा। शायद हमें अलग सामना करना है। तरीके से उठने के लिए गिरना पड़ा। अर्जुन अवाक रह गया। रात में राजवीर अनन्या के कमरे में गया। बच्ची जाग रही थी। पापा, क्या आप दुखी हैं? राजवीर उसके बगल में बैठ गया। थोड़ा, क्योंकि वे आपको टीवी पर डांट रहे हैं। राजवीर ने धीरे से मुस्कुराया। ठीक, ऐसा नहीं है। तो क्यों? राजवीर ने उसका छोटा सा हाथ पकड़ा। क्योंकि सही करना कभी कभी दर्द देता है। अनन्या ने उसे बचपन की गंभीरता से देखा। लेकिन आप हमेशा मुझसे सच कहने के लिए कहते हैं। राजवीर को गले में एक गांठ महसूस हुई, और मैं वही कर रहा हूं। बच्ची ने उसे गले लगा लिया। तो मुझे आप पर गर्व है।
वह वाक्य किसी भी खोए हुए अनुबंध से ज्यादा शक्तिशाली था। नीचे नौकरों के कमरे में राधा धागे के कंगन को अपनी उंगलियों के बीच पकड़े हुए बिस्तर पर बैठ गई। उसने रवि के बारे में सोचा। उसने सोचा कि वह हमेशा उससे कैसे कहता था कि महत्वपूर्ण गरिमा के साथ जीना है। उसने राजवीर के बारे में सोचा जो दुनिया का सामना कर रहा था, और कुछ समझा। यह अब केवल उसके पति के लिए न्याय नहीं था, यह एक परिवर्तन था। अध्ययन कक्ष में राजवीर दृढ़ संकल्प के साथ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर रहा था। आंतरिक पुनर्गठन, सभी संबंधित कंपनियों के लिए एक स्थायी श्रम सुरक्षा कोष का निर्माण, अनिवार्य बाहरी पर्यवेक्षण। अर्जुन उसे चुपचाप देख रहा था। क्या तुम वास्तव में पूरा मॉडल बदलने वाले हो? राजवीर ने सिर हिलाया। हाँ, इससे लाभ कम होगा तो हम लाभ कम करेंगे। अर्जुन ने गहरी सांस ली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे सिद्धांतों को लाभ पर चुनना पड़ेगा। राजवीर ने ऊपर देखा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं समझूंगा कि सिद्धांतों के बिना लाभ का कोई मतलब नहीं है। बाहर प्रेस राय बांटना शुरू कर रही थी। कुछ व्यवसाय उसके रुख की आलोचना कर रहे थे, अन्य अपनी प्रथाओं की समीक्षा करना शुरू कर रहे थे। लहर अब रोकी नहीं जा सकती थी, और उस तूफान के बीच राधा ने अदृश्य महसूस करना बंद कर दिया। प्रसिद्धि के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि रवि के जीवन को मूल्यवान के रूप में पहचाना जा रहा था। उस रात राजवीर भंडार घर तक चला। दरवाजे पर रुका। उसे पहली घटना याद आई। जमीन पर बैठी महिला, बचे हुए खाने की प्लेट, शर्म, और समझा कि वह छवि ही सब कुछ की शुरुआत थी। राधा उसके पीछे दिखाई दी। क्या आप उस रात के बारे में सोच रहे हैं? उसने धीरे से पूछा। राजवीर ने सिर हिलाया। हाँ, मैं भी। उन्होंने चुपचाप एक दूसरे को देखा। धन्यवाद, राधा ने अंत में कहा। राजवीर ने धीरे से मना किया। मुझे धन्यवाद मत दो, जो मुझे शुरू से करना चाहिए था। राधा ने गहरी सांस ली। फिर भी धन्यवाद। खामोशी अब तनावपूर्ण नहीं थी, यह मानवीय थी। कानूनी लड़ाई अभी शुरू हुई थी। वित्तीय नुकसान वास्तविक थे, लेकिन कुछ और बड़ा हो रहा था। एक आदमी केवल करोड़पति होना छोड़ रहा था, वह न्यायपूर्ण होना सीख रहा था। और जब न्याय एक निर्णय बन जाता है तो शक्ति का अर्थ बदल जाता है। लेकिन उन दोनों में से किसी को भी अभी तक यह नहीं पता था कि सबसे बड़ी परीक्षा आर्थिक गिरावट नहीं होगी, बल्कि वह खतरा होगा जो उन लोगों से आने वाला था जो सच्चाई को आगे बढ़ने देने को तैयार नहीं थे। धमकी राष्ट्रीय साक्षात्कार के एक हफ्ते बाद आई। यह सार्वजनिक नहीं थी, कानूनी नहीं थी, यह शांत थी। राजवीर के कार्यालय में बिना भेजने वाले का एक लिफाफा दिखाई दिया। अंदर ठंडे अक्षरों में एक ही मुद्रित शीट। अभी पीछे हट जाओ या पैसे से ज्यादा खो दोगे। राजवीर ने लंबे समय तक कागज पकड़े रखा, कुछ नहीं कहा। वह भोला नहीं था। वह जानता था कि बड़े हितों को छूने से हमेशा परिणाम मिलते हैं, लेकिन धमकी को लिखा हुआ, ठोस, निर्देशित देखना अलग था। अर्जुन सबसे पहले बात करने वाला था जब उसने संदेश पढ़ा। यह अब केवल प्रतिष्ठा नहीं है, उसने धीमी आवाज में कहा। यह खतरनाक है। राजवीर ने सिर हिलाया। मुझे पता है, तुम यहां रुक सकते हो। अर्जुन ने जोर दिया। तुमने पहले ही काफी कर लिया है। तुमने गलतियां स्वीकार की हैं। तुमने सुरक्षा कोष बनाया है। तुम्हें खुद को पूरी तरह से नष्ट करने की जरूरत नहीं है। राजवीर ने अध्ययन कक्ष की खिड़की से बाहर देखा। बगीचा अभी भी बेदाग था। बाहरी दुनिया शांत लग रही थी। अगर मैं अब रुक जाता हूं तो मैं उन्हें सिखाता हूं कि धमकाना काम करता है। अर्जुन चुप रहा। नीचे रसोई में राधा को एक अजीब बेचैनी महसूस हुई। उसने घर में ऊर्जा के परिवर्तनों को पढ़ना सीख लिया था। उस सुबह हवा तनावपूर्ण थी। राजवीर लिफाफे को हाथ में लिए सीढ़ियों से नीचे आया। मुझे तुमसे बात करने की जरूरत है, उसने धीरे से कहा। राधा ने जो कर रही थी वह छोड़ दिया। वे भोजन कक्ष में बैठ गए, वही जगह जहां सब कुछ बदलना शुरू हुआ था। राजवीर ने कागज मेज पर रखा। राधा ने धीरे धीरे उसे पढ़ा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह मेरे लिए है, उसने फुसफुसाया। राजवीर ने मना किया। यह उस चीज के लिए है जो हम कर रहे हैं। राधा ने अपने हाथ कसे। मैं नहीं चाहती कि इसकी वजह से आपको या आपकी बेटी को कुछ हो। राजवीर ने दृढ़ता से उसकी ओर देखा। अनन्या ऐसी दुनिया में बड़ी नहीं होगी जहां उसका पिता डर के मारे पीछे हट जाए। राधा को अपनी छाती में एक गांठ महसूस हुई। लेकिन इसके पीछे शक्तिशाली लोग हैं, मुझे पता है। खामोशी लंबी थी। क्या आप धमकी की शिकायत करेंगे? उसने पूछा। हाँ, और उसने ऐसा किया। उसने अधिकारियों के सामने पत्र प्रस्तुत किया और उसे सार्वजनिक किया। इस हावभाव ने और भी ज्यादा मीडिया का प्रभाव पैदा किया। कुछ ने उसे अविवेकी कहा, अन्य ने खुले तौर पर उसका समर्थन करना शुरू कर दिया।
कई श्रम संगठनों ने समर्थन की पेशकश की और कुछ अप्रत्याशित हुआ। अन्य श्रमिकों ने बात करना शुरू कर दिया। गुमनाम ईमेल अभियोजक के कार्यालय में पहुंचे। ऐसे श्रमिकों के बयान जिन्होंने अन्य कार्यस्थलों पर समान दबाव की पुष्टि की। कहानी केवल रवि कुमार की नहीं रही, यह एक प्रतीक बन गई। इस बीच राजवीर की कंपनी की वित्तीय स्थिति कमजोर हो गई। गिरते शेयर, निलंबित अनुबंध। अर्जुन को गुस्से में निवेशकों के लगातार फोन का सामना करना पड़ा। एक रात थका हुआ अर्जुन बिना घोषणा किए अध्ययन कक्ष में आया। हम ढहने के कगार पर हैं, उसने टूटी हुई आवाज में कहा। राजवीर ने ऊपर देखा। कितना? अर्जुन ने गहरी सांस ली। अगर यह जारी रहा तो हमें समूह का कुछ हिस्सा बेचना होगा। खामोशी भारी थी। राजवीर ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं। उसने अपना पूरा जीवन उस साम्राज्य का विस्तार करने के लिए काम किया था। अब वह उसे कम होते देखने को तैयार था। करो, उसने अंत में कहा। अर्जुन ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। वास्तव में? हां, तुम्हें दर्द नहीं होता? राजवीर ने कुछ सेकंड तक सोचा। मुझे राधा की आंखों में देखने और यह जानने में ज्यादा दर्द होगा कि मैं पीछे हट गया। अर्जुन ने अपनी नजरें झुका लीं। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी तरह मजबूत हूं या नहीं। राजवीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। यह ताकत के बारे में नहीं है, यह चुनने के बारे में है कि तुम किस तरह का आदमी बनना चाहते हो। इस बीच पुणे में मीरा और आर्यन अपनी दादी के साथ टेलीविजन देख रहे थे। मां फिर से खबरों में है, मीरा ने कहा। दादी ने गर्व से मुस्कुराया। तुम्हारे पापा को गर्व होगा। मुंबई में एक अप्रत्याशित कॉल ने सब कुछ बदल दिया। यह श्रम अभियोजक का कार्यालय था। श्री राजवीर सिंह, हमारे पास राजेश शर्मा और कई परिचालन अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। राजवीर ने आंखें बंद कर लीं। इसमें निवेशकों की साझा जिम्मेदारी की समीक्षा शामिल है। दूसरी तरफ एक संक्षिप्त खामोशी थी। यदि राजवीर जानता था कि इसका क्या मतलब है तो उसका नाम मामले से जुड़ा रहेगा, लेकिन इसका मतलब कुछ और भी बड़ा था। वास्तविक न्याय। जब उसने फोन रखा तो उसने राधा को ढूंढा। उसे बगीचे में अनन्या को फूल लगाने में मदद करते हुए पाया। राधा, उसने धीरे से बुलाया। वह उठ खड़ी हुई। कुछ हुआ क्या? राजवीर ने सिर हिलाया। मामला औपचारिक रूप से फिर से खुल गया है। आपराधिक मुकदमा होगा। राधा अचल रह गई। उसके हाथ कांपने लगे। वास्तव में? हां। राधा ने एक हाथ अपनी छाती पर रखा। 2 साल की खामोशी, 2 साल तक एक ऐसे संस्करण को स्वीकार करना जो उसे हमेशा अधूरा लगता था। अब अंततः न्याय चल रहा था। उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे। राजवीर ने कुछ नहीं कहा, बस वहीं खड़ा रहा। अनन्या ने भ्रमित होकर दृश्य की ओर देखा। तुम क्यों रो रही हो? राधा बच्ची के सामने घुटनों पर बैठ गई। क्योंकि कभी कभी मेरी बच्ची, दर्द को जवाब मिलने में समय लगता है, लेकिन जब वह आता है तो थोड़ा ठीक हो जाता है। अनन्या ने उसे गले लगा लिया। वह छव्य राजवीर की याद में अंकित हो गई। एक महिला जो उसके भंडार घर में भूखी रही थी, अब उसकी बेटी को गले लगा रही थी, जबकि न्याय काम करना शुरू कर रहा था। हफ्तों बाद राजेश शर्मा को औपचारिक रूप से बुलाया गया। आंतरिक दस्तावेज सामने आए। वित्तीय दबाव उजागर हुआ। साझा जिम्मेदारी को रिकॉर्ड में स्वीकार किया गया। राजवीर ने नैतिक और आर्थिक रूप से अपना हिस्सा सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया। उसने राधा के परिवार तक बचाती है, बचा तक वीर आफेरानी है को सीधा मुआवजा दिया, किसी भी न्यायिक दायित्व से परे। लेकिन उसने इसे निजी तौर पर किया, बिना कैमरों के, बिना प्रेस के। एक दिन उसने राधा को अध्ययन कक्ष में बुलाया। डेस्क पर कानूनी दस्तावेज और एक छोटा सा बक्सा था। आधिकारिक मुआवजा न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से आएगा, उसने कहा। यह स्वतंत्र है। राधा ने बक्सा खोला। उसने अंदर देखा। वहां एक संपत्ति अनुबंध था। मुंबई में उसके और उसके बच्चों के नाम पर एक अपार्टमेंट। राधा बिना बोले उसकी ओर देखती रही। यह दान नहीं है, राजवीर ने स्पष्ट किया। यह मरम्मत है, और यह सुनिश्चित करने का एक तरीका भी है कि मीरा और आर्यन तुम्हारे साथ रह सकें। राधा रो पड़ी। मुझे नहीं पता कि इसके लिए धन्यवाद कैसे दूं। राजवीर ने धीरे से मना किया। मुझे धन्यवाद मत दो, मैं भी कुछ फिर से बना रहा हूं। और यह सच था, क्योंकि जब वित्तीय साम्राज्य सिकुड़ रहा था तो उसका व्यक्तिगत जीवन फिर से बन रहा था। वह अनन्या के साथ ज्यादा समय बिताता था, ज्यादा सुनता था, ज्यादा देखता था। एक रविवार महीनों बाद हवेली अब वैसी नहीं थी। उन्होंने व्यापार समूह का कुछ हिस्सा बेच दिया था। गति धीमी थी। राधा अब नौकरों के कमरे में नहीं रहती थी। उसके बच्चे मुंबई आ गए थे। मीरा अनन्या के साथ बगीचे में खेल रही थी। आर्यन गेंद के पीछे दौड़ रहा था। राजवीर छत से दृश्य को देख रहा था। अर्जुन करीब आया। हमने बहुत कुछ खो दिया, उसने कहा।
राजवीर ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन तुमने कुछ पाया भी है। राजवीर ने नीचे देखा, जहां राधा बच्चों के साथ हंस रही थी। हाँ, अर्जुन ने आह भरी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह अंत संभव होगा। राजवीर ने हल्की सी मुस्कुराया। मैंने भी नहीं। उस शाम जब मुंबई पर सूरज डूब रहा था, राधा राजवीर के पास आई। मीरा आपको कुछ बताना चाहती है, उसने कहा। बच्ची दबे कदमों से करीब आई। मेरी मां की मदद करने के लिए धन्यवाद। राजवीर उसकी ऊंचाई पर आने के लिए घुटनों पर बैठ गया। मुझ पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। बच्ची मुस्कुराई और उसी पल राजवीर ने पूर्ण स्पष्टता के साथ कुछ समझा। पैसा दीवारें बनाता है, लेकिन सहानुभूति पुल बनाती है। उस रात जब सब सो गए, राजवीर फिर से भंडार घर में गया। वह दरवाजे पर खड़ा रहा, उस छवि को याद कर रहा था जिसने उसके जीवन को बदल दिया था। एक महिला बचे हुए खाना खाने के लिए छिप रही थी। एक छोटा सा दृश्य, लगभग अदृश्य क्षण, लेकिन उसके अंदर एक पूरे सिस्टम को गिराने के लिए पर्याप्त। उसने गहरी सांस ली और अंतिम सबक समझा। कभी कभी हमें बदलने के लिए एक बड़ी त्रासदी देखने की जरूरत नहीं होती। कभी कभी बस उस व्यक्ति का सामना करना काफी होता है जिसे हमने हमेशा अनदेखा किया। क्योंकि सच्ची शक्ति इस बात में नहीं है कि तुम्हारे पास कितना है, बल्कि इस बात में है कि तुम कितना बदलने को तैयार हो। जब तुम पाते हो कि तुम गलत थे, और सच्ची धन संपत्ति संख्याओं में नहीं मापी जाती, बल्कि गलतियों को स्वीकार करने, जिम्मेदारियां लेने और डर से ऊपर मानवता चुनने की क्षमता में मापी जाती है। अगर यह कहानी दिल में कुछ छोड़ जाती है तो वह यह है, जागरूकता के एक छोटे से कार्य के प्रभाव को कभी कम मत आंको, क्योंकि चुपचाप लिया गया एक निर्णय पूरे भाग्य को बदल सकता है। और कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव तब शुरू होता है जब हम ऊपर देखना छोड़ देते हैं और उन लोगों की आंखों में देखना शुरू करते हैं जो हमेशा हमारे सामने थे।